इंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी पर। तो जब मैं दोबारा रिकॉर्ड इस क्लास को कर रहा हूँ तो मैंने सोचा कि कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करा दिया जाए इंटोमोलॉजी से रिलेटेड, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मे बी। तो पहले मैं यहाँ पर लेके आऊँ हर्बिसाइड वाला न्यूमेरिकल, है ना, हर्बिसाइड वाला कि रेट ऑफ हर्बिसाइड आपको निकालनी है, क्वांटिटी निकालनी है, कितना एक हेक्टेयर में कितनी आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक टर्म दिया है AI और AE। AI मतलब होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, और होता है एक्टिव इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट। ये दो चीज़ होती है। मतलब यहाँ पर एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब क्या है, अगर 1 लीटर की जो बोतल आप लाके आते हो इंसेक्टिसाइड की, तो उसमें 1 लीटर में पूरी दवाई नहीं होती है। उसमें जो कंसंट्रेशन लिखा रहता है ना, 35% EC है, 80% वीटेबल पाउडर है, इस तरीके से, तो वो ही मात्र इसमें इतना ही परसेंट, जैसे मान लो 20% लिखा ना, 20% EC लिखा, तो वो 20% ही उसके अंदर दवाई है, बाकी सारा जो है रॉ मटेरियल आप बोल सकते हो, है ना। इस वजह उसको बोलते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो एक्चुअल में जो केमिकल है, ठीक। तो इसको कैसे निकालोगे, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो रेट ऑफ एप्लीकेशन और एक्टिव इंग्रेडिएंट रखोगे, इनटू करोगे 100 से, तो आपका हर्बिसाइड की क्वांटिटी आपकी निकल के आ जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, क्या है क्वेश्चन कि आपसे फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सिमाजिन पूछी है, एक्टिव वीटेबल पाउडर 1 हेक्टेयर में आपको स्प्रे करना है, रेट ऑफ एप्लीकेशन 3 kg पर एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर है, तो कितनी क्वांटिटी लगेगी। अब फार्मूला आपके सामने ही है, क्वांटिटी कितनी लगेगी, क्वांटिटी इक्वल टू रेट ऑफ एप्लीकेशन कितना है 3 kg और एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना है 80, ठीक है। अगर परसेंटेज नहीं भी दिया है तो भी ये परसेंट में ही है, ठीक, इंटू 100 करोगे, मतलब 300/80 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, काटोगे तो कितना 3.75 एक्टिव इंग्रेडिएंट पर kg इसका आ जाएगा, ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट kg, ठीक है बच्चा लोग। इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हो अगर हर्बिसाइड का दिया जाए। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला, ये है आपका इंसेक्टिसाइड वाला, ठीक है, ठीक। इंसेक्टिसाइड का अगर आपसे पूछ ले कि कैसे कैलकुलेशन करोगे, अगर आपको अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स पूछ लिया जाए कि कितनी पेस्टिसाइड रिक्वायर्ड होगी, फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्प्रे लीटर में, है ना, मतलब कि आयतन कितना होगा स्प्रे का लीटर में अगर आपको दिया रहेगा, फिर आपको उसका कितना आपको स्प्रे करना है, मतलब यहाँ परसेंटेज ऑफ स्प्रे रिक्वायर्ड, ऐसा आप लिख सकते हो, परसेंटेज ऑफ स्प्रे रिक्वायर्ड, कितनी स्प्रे जो है रिक्वायर्ड रहेगी, 0.05% जो भी दिया रहे, और वहाँ पर कितना एक्टिव इंग्रेडिएंट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, वो रखना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, ठीक, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इंडोसल्फान, इंडोसल्फान की आपको यहाँ पर क्या दिया है, स्ट्रेंथ दी हुई है, कौन सी चीज़ दी हुई है, ये वाली चीज़ आपको गिवन है 35%, ठीक। फिर आपको 1000 लीटर अप्लाई करना है 1 हेक्टेयर में, मतलब आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ये वाली चीज़ भी दी हुई है, वॉल्यूम भी, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्ट्रेंथ जो है वो 0.05% एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो आपको ये वाली चीज़ भी ज़रूरत है, इतनी रिक्वायर्ड है। तो कितनी अमाउंट और लगेगा उसका पेस्टिसाइड का, देखो, तो अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड की बात करते हैं, तो यहाँ आपका 1000 लीटर तो ये हो गया वॉल्यूम, कितना रिक्वायर्ड है 0.05% आप देना चाहते हो, ठीक, अपॉन में करोगे 35, है ना, जो गिवन है एक्टिव इंग्रेडिएंट। अब इसको निकालो, पॉइंट हटाओगे 2 0 लग जाएगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ऊपर कितना बचा, 5 से काट दो, 5 कम 5, 5 7 35, मतलब 10/7। तो आपका जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7 कम 7, कितना बचा 3, 7 चौक 28, बचा कितना 2, 7 दूनी 14, ये आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। 1.42 जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट kg पर हेक्टेयर, इतना आपका लगेगा, क्लियर, इतना आपका अमाउंट लगेगा। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है, ये था। अब हम बात आते हैं मेन क्वेश्चंस पे, क्या दिखा है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ हाई वॉल्यूम स्प्रेयर, जो उच्च मात्रा फुवारक की क्षमता है वो क्या होनी चाहिए, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं अलग अलग एग्जाम में, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डीप में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएडीओ में, तो उसकी भी मैं बात करूँगा। देखो 3 कैटेगरी है इसकी, हाई वॉल्यूम, क्या है, हाई वॉल्यूम स्प्रे, लो वॉल्यूम और अल्ट्रा लो वॉल्यूम, ठीक है, अल्ट्रा लो वॉल्यूम, 3 कैटेगरीज है इसकी, ठीक है, समझना इसको। हाई वॉल्यूम मतलब यहाँ पर बोला गया ग्रेटर देन 400 लीटर पर हेक्टेयर अगर है स्प्रेयर वॉल्यूम, अगर 400 लीटर पर हेक्टेयर स्प्रे वॉल्यूम से ज़्यादा है तो उसको हाई वॉल्यूम की कैटेगरी में रखा गया है। अगर 5 से लेकर 400 लीटर पर हेक्टेयर वॉल्यूम स्प्रे वॉल्यूम है तो उसको लो वॉल्यूम में रखा गया है, और अगर लेस देन 5 लीटर पर हेक्टेयर है तो उसको रखा गया है अल्ट्रा लो वॉल्यूम में। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे का यूज़ होता है रो क्रॉप के अंदर, ठीक है, याद रखना किसके अंदर, जो रो क्रॉप्स होती है
उसमें अल्ट्रा लो वॉल्यूम्स का यूज़ किया जाता है, जो पंक्ति कतार वाली फसलें होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना, ये तो सिंपल क्वेश्चन, यहाँ से आपको आंसर समझ में आएगा कि मोर देन 400 लीटर पर हेक्टेयर जो होगा वो हाई वॉल्यूम स्प्रे में आता है। एसओडी में क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉर्मल स्प्रे करना है तो वॉल्यूम स्प्रे कितना होना चाहिए। तो जो नॉर्मल वाला है ना बच्चा, इसके अंदर आता है 2 कैटेगरी इसके अंदर, ठीक है। एक आता है नॉर्मल, ठीक है, ग्राउंड स्प्रे, ठीक है, नॉर्मल ग्राउंड, और एक आता है आपका नॉर्मल एरियल स्प्रे। तो जो नॉर्मल ग्राउंड है वो आपका होता है 100 से लेके 200 लीटर पर हेक्टेयर, और जो ग्राउंड वाला है वो 50 से लेके एरियल वाला है 50 से 75 लीटर पर हेक्टेयर, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था बच्चा, वो क्वेश्चन पूछा हुआ था ये वाला, एसओडी में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है अंदर डीप से। तो ये तो आपको पता ही है 3 कैटेगरी, अगर डीप से भी उठा के पूछ ले तो अब ये वाला आपसे बनने लगेगा। क्लियर है, हर चीज़ खोद के निकालेंगे। क्वेश्चन जरूरी नहीं यही आए, इसके आसपास की चीज़ें पूछी जा सकती है, इस वजह से हम आसपास की चीज़ों को कवर कर रहे हैं। फिर आता है बागों में मुख्य रूप से फलों के पेड़ों पर छिड़काव करने के लिए किस प्रकार के स्प्रे का यूज़ किया जाता है। तो आपको पता है ये क्वेश्चन आया हुआ है। बागों में जो यूज़ करते हैं ना बच्चा, वो यूज़ करते हैं, देखो नैपसेक जो होता है ना, ये यूज़ होता है फील्ड क्रॉप में, ठीक है। नैपसेक जो है कौन सा है, ये बैक यूज़ है। बैक यूज़ मतलब पीठ पर, ऐसे पीछे पीठ पर टांगते हैं इसको और फिर यूज़ करते हैं। दोनों आता है, मैनुअल भी आता है, ऐसे करके यूज़ करते हैं फार्मर, एक पंप्स के थ्रू ऐसे यूज़ करते हैं, और एक जो है पावर ऑपरेटेड भी आता है, जिसमें आप उसको डीजल से या बैटरी ऑपरेटेड भी आता है, नैपसेक पीछे टंगा के आराम से फार्मर इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं दोनों के। तो ये बैक मतलब पीछे टांगने वाला है, शोल्डर यूज़ वाला है, ऐसा बोल सकते हो, है ना। और ये फील्ड क्रॉप में यूज़ करते हैं। ये जितने भी किसान फैमिली वाले बच्चे होंगे उनको सबको पता है कि कहाँ यूज़ होता है। अल्ट्रा लो वॉल्यूम मैंने अभी बताया, जो रो क्रॉप होती है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। 5% से 5 लीटर पर हेक्टेयर से कम इसका वॉल्यूम स्प्रे होता है। हैंड स्प्रे जो है बच्चा, ये यूज़ होता है किचन में, ठीक है। कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है किचन के अंदर, ठीक है। किचन वगैरह में यूज़ करते हैं इसको। किचन गार्डन जो होता है ना अपना, किचन नहीं मतलब किचन गार्डन जो होता है, घर के पीछे जो छोटा सा गार्डन होता है वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अब बचा कौन सा, ये रोकर स्प्रे। तो ये बच्चा रोकर स्प्रे जो है ना, ये ऑर्चर्ड वगैरह में यूज़ होता है ना, गार्डन वगैरह में, ऑर्चर्ड वगैरह में यूज़ होता है। क्लियर है। अब इसका पूरा आपको मैंने पूरा बताया हुआ है, कितना आरपीएम पे काम करता है, प्रेशर कितना रहता है, ये सारा आपको पढ़ना है। अच्छे से मैंने बताया है, नोट्स भी आपके पास हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो इनको पढ़ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं क्वेश्चन यहीं से आए। इसके आसपास की चीज़ें पूछी जा सकती है कि कितना इसमें टैंक कितना रहता है। जैसे नैपसेक में जो है 15 लीटर का टैंक रहता है ना, जो हापर होता है वो 15 लीटर का होता है। तो कितना प्रेशर होता है, कितना क्या होता है, क्या सारी चीज़ें है ना। पावर, जो पावर वाला होता है उसमें, जो पावर ऑपरेटेड होता है उसमें 3 हार्स पावर का इंजन यूज़ होता है, ठीक है। और पावर वाले में 3 हार्स पावर का इंजन यूज़ होता है। टैंक साइज़ लगभग अलग अलग साइज़ मिलती है, 1000 लीटर के आसपास भी टैंक साइज़ होती है, 500 से लेकर 1000 लीटर के आसपास पावर में। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ ब्लैक हार्ट पोटैटो। मतलब निम्नलिखित में से कौन ब्लैक हार्ट आलू का कारण है। मतलब आलू जो है काला पड़ जाता है, उसका कारण क्या है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं, ये ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। किसकी डिफिशियंसी से, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से। मैग्नीज की डिफिशियंसी क्या होता है, फहाला डिजीज़, फहाला डिजीज़ होती है किसमें, शुगर केन में, शुगर केन में फहाला डिजीज़ होती है ना। नाइट्रोजन डिफिशियंसी से आपको मालूम है ब्राउनिंग हो जाती है ना, ब्राउनिंग बोरान की कमी से या नाइट्रोजन की कमी से आपको देखने को मिलेगी। और कार्बन डिफिशियंसी, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी से तो बहुत है, नाइट्रोजन की कमी से और क्या होता है, क्लोरोसिस हो जाता है, प्लांट पत्ते पीले पड़ जाते हैं, निचली लोअर या ओल्ड लिप जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से। ये इसको मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा, जब भी शायद अगले लेक्चर में शायद क्रोफिजियोलॉजी और प्लांट न्यूट्रिएंट एक साथ करवाऊंगा, तो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी उसके साथ में रहेगी, तो वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा करेक्ट नहीं है। ये बच्चा पार्ट, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपसे बनेगा, मतलब यहाँ आप ऑप्शन देख के इसका आंसर लगा सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक PDF शेयर करूँगा, है ना, वो है प्रिकॉशन ड्यूरिंग स्प्रेइंग, है ना। या फिर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को स्प्रे करते समय या उनको स्टोर करते समय या उनको खरीदते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान नहीं रखना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आते हैं प्रिकॉशंस मेजर्स के अंदर। और आपके सिलेबस में है भी, सही है कि प्रिकॉशंस क्या क्या रखना है।
तो मैं आपको यहाँ से तो क्वेश्चन के फॉर्म में तो करवा ही रहा हूँ, मैं आपको एक PDF शेयर करूँगा जिसमें वहाँ पर सारा चीज़ दी रहेगी कि स्टोर करते समय इंसेक्टिसाइड को क्या ध्यान रखना चाहिए, स्प्रे करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, फार्मूलेशन बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सारा उसमें दिया, उसको एक बार रीड आउट कर लेना। वैसे तो वो जनरल चीज़ें आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे कि उसमें ये रहता है कि अगर आप इंसेक्टिसाइड छिड़क रहे हो तो आपको कपड़े पहनना चाहिए, है ना, गोगल लगाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। आपको जो कंटेनर ओरिजिनल कंटेनर है उसी कंटेनर में जो है रखनी चाहिए दवाई, बदल के नहीं रखना चाहिए। खरपतवारनाशी और जो कीटनाशक इनको अलग अलग रखना चाहिए। ठंडी जगह पर रखना चाहिए, मतलब ड्राई और कूल प्लेस पर रखना चाहिए ना, सूखी और ठंडी जगह पर रखना चाहिए। बच्चों से दूर रखना चाहिए, सनलाइट से दूर रखना चाहिए, पानी से दूर रखना चाहिए। जितना वॉल्यूम उसमें दिया है पर हेक्टेयर के हिसाब से उतना ही वॉल्यूम हमें मेज़र करके लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें, है ना। एक साथ हमें एक साथ जो है बल्क में नहीं खरीदना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही खरीद के लाओ दुकान से। एक साथ नहीं पूरे सीज़न की आप खरीद के लाओ, वो नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें लेबल जो लाइसेंस वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, लाइसेंस वाले जो कीटनाशक दुकान वाले होते हैं, उन्हीं से लेना है। ये जिसके पास लाइसेंस नहीं है वहाँ से नहीं लाना है। ये सारे प्रिकॉशंस हैं, इसकी PDF मैं आपको शेयर करूँगा, उसमें ये सारी चीज़ दी हुई है जो मैंने आपको ओरली भी बता दी है सारी। तो यहाँ पर कौन सा है करेक्ट नहीं है, देखो पहला ऑप्शन देखो, परचेज पेस्टिसाइड इन बल्क फॉर होल सीजन। पूरे सीजन के लिए आप एक साथ क्या करो, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खरीद के लिए आओ। तो मैंने अभी बोला कि एक साथ खरीद के नहीं लाना है, जितनी ज़रूरत है उतनी खरीद के लाओ, है ना, जितनी ज़रूरत है उतनी खरीद के लाओ। तो ये बोल रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो पहला ही वाला आंसर आपका सही है कि ये वाला जो है सही नहीं है, एक साथ खरीद के नहीं लाना है। देखो बाकी सब सही है। परचेज इंसेक्ट पेस्टिसाइड ओनली फ्रॉम रजिस्टर्ड पेस्टिसाइड डीलर हैविंग वैलिड लाइसेंस। जिसके पास लाइसेंस है उसी डीलर से आप परचेज कीजिए, सही बात है। परचेज पेस्टिसाइड वेल पैक्ड इन कंटेनर, अच्छी तरीके से कंटेनर में पैक है, वही आप क्या लीजिए, कीटनाशक को खरीद के लाइए। और नेवर परचेज विदाउट, बिना बिल के आप परचेस मत कीजिए। तो ये तीनों सही है। ये एकमात्र गलत है कि भाई पूरे सीजन के लिए एक साथ हमें नहीं लाना है, जितनी ज़रूरत है उतनी लाना है। तो मैं आपको साथ PDF शेयर करूँगा, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है ना। मेरे को मैसेज डाल देना कि सर आपने PDF को बोला है वो प्रिकॉशन वाली, वो PDF पढ़ने के बाद अगर प्रिकॉशन से क्वेश्चन आता है ना बच्चा, एक भी गलत नहीं होगा। वो गलत करते हो वो आपकी समस्या रहेगी फिर कि आपने क्यों गलत किया। मेरी तरफ से मैं हर वो चीज़ करवा रहा हूँ जो आपके लिए काम की, आपके सिलेबस में, सिलेबस के बाहर की भी है सारी, ठीक है। यूज ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटी इन द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आप रेजिस्टेंस वेराइटी यूज कर रहे हो, ठीक है, क्या बोला है, रेजिस्टेंस वेराइटी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, प्रतिरोधी किस्में अगर आप यूज कर रहे हो तो वो किस मेथड के अंदर आती है। मैं बता दूं आपको, ये आती है आपकी कल्चरल मेथड में, ठीक है। ये प्रतिरोधी किस्में हम यूज करते हैं, ये आती है कल्चरल मेथड के अंदर। लेकिन बच्चा यहाँ पर व्यापम ने कल्चरल मेथड ऑप्शन में नहीं लिया है, लीगल दिया है, केमिकल दिया है, बायोलॉजिकल दिया है, जेनेटिक लिया है। तो हमें इतना आइडिया होना चाहिए या हमें आंसर्स को टैकल करना, क्वेश्चंस को टैकल करना आना चाहिए कि भाई ये हमें पता है कि ये कल्चरल मेथड के अंदर आती है। कौन सी, रेजिस्टेंस वेराइटी। क्रॉप रोटेशन हो गया, क्लीन कल्टीवेशन हो गया, है ना, प्रूनिंग एंड थिनिंग हो गया, ये रेजिस्टेंस क्रॉप वेराइटी हो गई, ये सारा कल्चरल के अंदर आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है तो हम किस ऑप्शंस को लगाएंगे। अब हमें ये देखना है कि रेजिस्टेंस वेराइटी डेवलप कैसे होती है। रेजिस्टेंस वेराइटी कैसे डेवलप होती है, रेजिस्टेंस वेराइटी डेवलप होती है उसमें कोई ना कोई जेनेटिकल इंप्रूवमेंट करते हैं। किसमें, उसके DNA में, उसके जीन में चेंजेस करते हैं। मान लो कोई वेराइटी है जिस पे इंसेक्ट पेस्ट का बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है तो उसके जीन में चेंजेस कर देंगे ताकि वो इंसेक्ट पेस्ट का अटैक उस पर ना हो। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जेनेटिक मेथड। लेकिन आती किसमें बच्चा, कल्चरल मेथड के अंदर, ठीक है। अगर हम जाएँ तो भी, हाँ, ये सारा आप देख सकते हो यहाँ पे कल्चरल मेथड के अंदर ही आती है। मैं सारा आपको बता देता हूँ यहाँ पर कल्चरल के अंदर क्या क्या है। देखो ये हमारे कंपोनेंट है। अब यहाँ पर आप समझोगे, आपको थ्योरी भी थोड़ा बहुत हम रिवाइज करते हुए चलते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। ये कल्चरल मेथड में आपका क्रॉप रोटेशन आता है ना। क्रॉप रोटेशन से सीधी सी बात इंसेक्ट पेस्ट अटैक से हम बचते हैं। डीप प्लोइंग आप करोगे तो जो इंसेक्ट पेस्ट है वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे और सनलाइट से नष्ट हो जाएंगे। क्लीन कल्टीवेशन करोगे मतलब आप पूरी फील्ड को डिस्ट्रॉय, मतलब जितने भी आपके फील्ड में जितने भी कूड़ा कचरा सब पड़ा है उनको पूरी तरीके से हटा दोगे तो सीधी सी बात है वहाँ पर इंसेक्ट पेस्ट भी हट जाएंगे। ट्रैप क्रॉप आप यूज़ करोगे। ट्रैप क्रॉप का मतलब समझते हो, जैसे मान लो ये आपने सोयाबीन की फसल ली, सोयाबीन की, तो सोयाबीन के चारों ओर आप लगा दो कस्टर। क्या लगा दो, कस्टर। कस्टर लगा दिया अपने चारों ओर, तो इस पर जो इंसेक्ट लगता है सोयाबीन में, कौन सा, वो स्पोडेप्टेरा लुटुरा, है ना। स्पोडेप्टेरा लुटुरा लगता है तो वो सिर्फ कस्टर पर ही अटैक कर पाएगा, सोयाबीन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मतलब वो क्या कर रहा है, ट्रैप करने का काम कर रहा है, कीड़े मकोड़ों को मेन फसल के पास नहीं जा पाएगा। इसको ट्रैप क्रॉप बोलते हैं। ये सारा हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद प्रूनिंग एंड थिनिंग आता है आपका कल्चरल के अंदर। ये देखो ग्रोइंग ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटी, ग्रोइंग रेजिस्टेंस प्लांट वेराइटी, ये किस में आता है, कल्चरल के अंदर आता है। लेकिन वहाँ पर कल्चरल ऑप्शंस में नहीं था,
ठीक है, इसलिए हमने क्या लगाया वहाँ पर जेनेटिक। मैकेनिकल में हैंड पिकिंग आएगा, सेकिंग एंड बाइटिंग, मतलब उसको हिला दो आप पेड़ पौधों को, या फिर उसमें आप ऐसे उसको लकड़ी से रोप से ऐसे पीटोगे, सारे इंसेक्ट नीचे गिर जाएंगे। बेंडिंग आप कर सकते हो, बेंडिंग आपको पता है मेनली किस में करते हैं, मैंगो में करते हैं। ये मैंगो का पेड़ है, यहाँ पर आप जो है इतनी ऊंचाई पर लगभग 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 30 सेंटीमीटर की इस तरीके से यहाँ पर बेंडिंग कर दोगे, तो जो मिलीबग है ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, वापस नीचे गिर जाएगा। ग्रीस लगा दोगे उसके ऊपर, तो ये मैंगो मिलीबग के लिए करते हैं बेंडिंग, तो ये मैकेनिकल में आता है। वायर गेज स्क्रीन, ट्रेंच डिगिंग, ट्रैपिंग, फ्लडिंग एंड ड्रेनेज, ये भी किस में आता है, मैकेनिकल में। फिर फिजिकल मेथड है, फिजिकल मेथड में आपका क्या आता है, फिजिकल मेथड में आपका ये आता है टेम्परेचर और ये ह्यूमिडिटी और वही वगैरह, ठीक है। क्या आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है आपका, ह्यूमिडिटी आ जाता है, ये सारा, जिसमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट आ जाता है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट आ जाता है। सोलर एनर्जी, ठीक है, क्या आ जाता है, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट आ जाता है, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट आ जाता है। इस तरीके की चीज़ें किस में आती है आपकी, यहाँ पर ये देखो ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट 54 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के लिए रखोगे आप, ठीक है। ये सीड जर्मिनेशन मिनिमम रेशेट, आप क्या करो यहाँ पर मॉइस्चर कंट्रोल कर दो, है ना। सीरियल में 10% रखते हैं और पल्सेस में 8 से 10 रखते हैं, ऑयल सीड में 6 से 8% मॉइस्चर रखते हैं, ताकि स्टोर पेस्ट वगैरह अटैक ना करें। क्लियर है, आगे और आता जाएगा तो इसमें हम बात करते जाएंगे, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसका हमने जेनेटिक क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर कल्चरल ऑप्शन में नहीं था। पेस्टिसाइड शुड बी स्टोर, अब देखो ये भी प्रिकॉशंस वाला क्वेश्चन है आपका, कि पेस्टिसाइड को कहाँ पर हमें स्टोर करना चाहिए, ठीक है। प्रिकॉशन वाला क्वेश्चन है, पेस्टिसाइड को कहाँ में स्टोर करना चाहिए। तो मैंने अभी बताया आपको, है ना, मैंने आपको बोला भी था कि पेस्टिसाइड को हमेशा कहाँ पर, ड्राई और कूल प्लेस पर, सूखे और ठंडी जगह पर रखना चाहिए। क्यों, इसको आप हॉट मतलब सनलाइट में नहीं रख सकते, गर्म प्लेस में नहीं रख सकते, आप इसको पानी में नहीं भिगा सकते, मतलब बारिश में भी नहीं रख सकते, पानी नहीं गिरना चाहिए इसको। यहाँ पर भी वेट आ गया और हॉट आ गया, यहाँ पर नहीं रख सकते, तो एक ही ऑप्शन जाता है, इसको आप ड्राई और कूल प्लेस पर रखो, ठीक है। क्योंकि आप केमिकल है, सीधी सी बात है, सनलाइट की वजह से या रेन की वजह से उसमें कोई रिएक्शंस हो सकती है, ठीक है। बच्चों से दूर रखना चाहिए, है ना। जब भी यूज़ करो कपड़े पहनो, मास्क पहनो, है ना, एप्रोन जिसको बोलते हैं, ये सब सारी चीज़ें पहनो, ग्लव्स पहनो, ये सारी चीज़ें करना चाहिए। अच्छे से उनको क्लीन करना चाहिए, है ना। आपको भी अच्छे से नहा दो, मतलब छिड़कने के बाद आपको भी पूरी तरीके से नहा दो के अच्छे से क्लीन होके फिर खाना वगैरह, फूड वगैरह खाना चाहिए। ड्यूरिंग द इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आपको खाना भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके की सारे प्रिकॉशंस है, वो मैं आपको PDF शेयर कर दूँगा। वार्फिन इज़ एन एग्जाम्पल हो, वार्फिन किसका एग्जाम्पल है, ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है रोडेंटिसाइड के अंदर कि वार्फिन क्या होता है। ये एक रोडेंटिसाइड है ना, और ये एग्जाम में पूछा हुआ है। और भी मैंने बताया आपको एंटी कोगुलेंट वाले, नॉन कोगुलेंट वाले, मल्टी डोज वाले, सिंगल डोज वाले, है ना, ये सारे मैंने आपको बताए हैं। कुछ तो मैं आपको यहाँ पर इसमें और बता देता हूँ एक बार, और आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक। ये आपका हो जाएगा, ये देखिए है इसमें, ये आपका रोडेंटिसाइड है वार्फिन, ये सारा मैंने आपको PDF भी दी है और ये पढ़ाया भी है। ये एंटीकोगुलेंट है, ये भी एंटीकोगुलेंट, 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 ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके एंटीकोगुलेंट है ना। और शुरू के 3 वाले मल्टी डोज है, फिर 3 आपके 4 जो है सिंगल डोज है, ये सारा, ठीक है। किस केमिकल क्लास के अंदर आता है, टाइप क्या है, कोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट है, क्या है सारा। और एक चीज़ और है इसमें, एक चीज़ और है, वो क्या है, फर्स्ट जनरेशन है या सेकेंड जनरेशन है, वो भी देख लो, ठीक है। ये भी मैंने बताया था कौन सा फर्स्ट जनरेशन है, कौन सा सेकेंड जनरेशन है। ये देखो एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, ये है आपका, ये 3 जो है वार्फिन इसके अंदर है। वार्फिन कौन सा है, फर्स्ट जनरेशन वाला एंटीकोगुलेंट है। पूछ लिया जा सकता है कि वार्फिन जो है वो किस कैटेगरी में आता है, फर्स्ट जनरेशन है या मल्टी डोज है, कुछ भी पूछा जा सकता है ना भाई। ये तो एग्जांपल पूछ लिया आपको कि वार्फिन क्या है, रोडेंटिसाइड है, लेकिन आपसे इनमें से कुछ भी, ब्रोमोडियोलिन पूछ लेगा किस जनरेशन का है, सेकेंड जनरेशन का है। यह आपका ब्रोमेथालिन, ये नॉन कोगुलेंट है, नॉन कोगुलेंट इंसेक्टिसाइड है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो मैंने पूरा पढ़ाया है ये अच्छे से पढ़िएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा रोडेंटिसाइड के अंदर जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है। चलिए, क्योंकि जो पढ़ाया है वही क्वेश्चन आपको दिखे यहाँ पर, तो यहाँ पे वार्फिन वाले में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वार्फिन वाला हो जाएगा कि वार्फिन जो है वो रोडेंटिसाइड है और फर्स्ट जनरेशन वाला रोडेंटिसाइड है, और फर्स्ट जनरेशन वाला है प्लस मल्टी डोज है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन वाला है प्लस मल्टी डोज है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज द सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड फॉर वेजिटेबल। मैंने आपको पढ़ाया जो सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड है वेजिटेबल के लिए वो क्या है, मेलाथियन, मेलाथियन है, ठीक है, जिसको साइथियन बोलते हैं। इसका ट्रेड नेम क्या है, साइथियन, ट्रेड नेम क्या है, साइथियन। कितना 50% EC यूज़ होता है या फिर 5% डस्ट में यूज़ होता है ये, ठीक है। ये जनरली यूज़ करते हैं एफिड के लिए, एफिड इंसेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, और वेजिटेबल में ये सेफेस्ट है, सेफेस्ट फॉर वेजिटेबल, वेजिटेबल के लिए क्या है, ये सेफेस्ट है। लेकिन यहाँ पर वेजिटेबल ऑप्शन में है ही नहीं, है ना, यहाँ पर ये ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या लगाओगे,
देखो अब आपको दिमाग लगाना है, ये है केमिकल, मेलाथियन जो है कौन सा है, कॉन्टैक्ट वाला है, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है ये, सारी चीज़ आपको बता दी मैंने, क्या है ये, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है मेलाथियन। 50% ईसी, 5% डस्ट, साइथियन ट्रेड नेम है, एफिड के लिए यूज़ होता है, सेफेस्ट इंसेक्टिसाइड है किसके लिए, वेजिटेबल के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो ये आपका केमिकल वाला है BSC, मतलब ऑर्गेनोक्लोरीन में आता है, ये भी आपका केमिकल वाला है, ये भी किस में आता है, ऑर्गेनोक्लोरीन के अंदर आता है। हेप्टाक्लोर जो है ये आपका ये भी कॉन्टैक्ट वाला है, ठीक है, ये भी आपका कॉन्टैक्ट है, ये भी ऑर्गेनोक्लोरीन के अंदर आता है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, पायरेथ्रिन, पायरेथ्रिन बच रहा, ये है नेचुरल, है ना, मैं इसको और कलर से लिख देता हूँ, ठीक है। पायरेथ्रिन जो है ना बच्चा, ये पायरेथ्रिन जो है ना ये है, इसको मिटा देता हूँ, पता है तो दिया है सारा आपको, है ना, मिटा देता हूँ। तो पायरेथ्रिन जो है ना बच्चा आपका, पायरेथ्रिन जो है ये आपका नेचुरल है, समझना बात को, पायरेथ्रिन जो है ये है आपका नेचुरल, नेचुरल इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड मतलब ये किससे ओरिजिन हुआ है, ये प्लांट ओरिजिन है, क्या है ये, प्लांट ओरिजिन है। अब सीधी सी बात है, जो प्लांट से बना हुआ है, नेचुरल है, वो क्या नुकसान पहुंचाएगा, वेजिटेबल, ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वेजिटेबल को क्या। तो ये ऑप्शन से हमें टिक करना था, क्योंकि हमें पता है कि वेजिटेबल के लिए सेफेस्ट मेलाथियन है, लेकिन यहाँ मेलाथियन में ऑप्शन नहीं है। हमें यहाँ दिख रहा है ये ऑर्गेनोक्लोरीन का है, केमिकल है, ये भी DDT ऑर्गेनोक्लोरीन का है, ये भी केमिकल है, हेप्टाक्लोर ये भी ऑर्गेनोक्लोरीन का है। बचा क्या, पायरेथ्रिन। पायरेथ्रिन क्या होता है, नेचुरल इंसेक्टिसाइड है, जिसको प्लांट ओरिजिन बोलते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, अभी दिखा भी दूंगा आपको, आपको नोट्स भी दिए हैं। तो ये पायरेथ्रम जो नेचुरल ओरिजिन, ये किससे बना है, ये फ्लावर से बना है, किसके फ्लावर से, तो ये बना है क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम, ठीक है, क्राइसेंथेमम के फ्लावर, क्राइसेंथेमल के फ्लावर से इसको बनाया गया है, क्राइसेंथेमल के फूलों से एक्सट्रैक्ट करके ये इंसेक्टिसाइड बनाया गया है पायरेथ्रम। समझ में आ गया, ये प्लांट ओरिजिन है, इसीलिए ये वेजिटेबल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था बच्चा, क्योंकि हमें पता है मेलाथियन सेफेस्ट है वेजिटेबल के लिए, लेकिन यहाँ नहीं पता था। लेकिन हमें क्या लगाना भाई, BSC ऑर्गेनोक्लोरिक केमिकल है, DDT भी केमिकल है, ये भी केमिकल है, ये भी केमिकल, पायरेथ्रम भी है, पर ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड है ना भैया, और नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चाहो तो मैं आपको यहाँ दिखा भी सकता हूँ, है ना, ये लीगल वाला, लीगल के बाद हम बात करेंगे आगे, ये सब मैं बताऊँगा आपको, ये सारा रिवाइज हो जाएगा आपका। मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, शायद मैंने मेंशन किया है कि नहीं किया पता नहीं, चलो किया होगा कहीं ना कहीं तो, ठीक है। लीगल के बाद आपका ये आ गया, फिर आपका फंगी आ गया, फिर जेनेटिक आ गया, फिर केमिकल आ गया। हाँ, इसी में केमिकल में नीचे इंसेक्टिसाइड फॉर प्लांट ओरिजिन होगा, ये रहा प्लांट ओरिजिन, ठीक है। ये पायरेथ्रम, ये पायरेथ्रम है, पायरेथ्रम है, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा है, ये है पायरेथ्रम का, यहाँ लिखा होगा, ये क्या है, ये इंसेक्टिसाइड प्लांट ओरिजिन एंड बॉटनिकल, मतलब ये नेचुरल है। कौन कौन से है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, रोटेनॉल, ये रूट से बना है किसकी, ये बना है लोंचोकार्पस या डेरिस इलिप्टिका से। पायरेथ्रम ये फ्लावर से बना किसके, क्राइसेंथेमम सिनेरेरी फोलियम से। एजिटारेक्टिन, एजिटारेक्टिन किससे बना है, नीम के एजिटारेक्टिन इंडिका से। निकोटिन ये भी रूट से बना है, किसके रूट से, निकोटियाना के रूट से। तो ये सारा आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, रोटेनॉल के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, पायरेथ्रम आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आई बच्चा, क्या है यहाँ पे, यही पूछा गया पायरेथ्रिन या पायरेथ्रम जो भी है, तो यहाँ पर ये नेचुरल है, इसलिए ये क्या है, वेजिटेबल को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो सीधा सीधा पढ़ो तो क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाए। अब भाई आप तो सोचोगे ये तो मेलाथियन है, लेकिन मेलाथियन ऑप्शन में है नहीं, तो आप दिमाग लगाओ ना, पायरेथ्रम नेचुरल है, अब नेचुरल है तो ये नुकसान नहीं पहुँचाएगा ना, सीधी सी बात है। चलिए, केमिकल यूज फॉर द पर्पज ऑफ किलिंग रैट्स। अब यहाँ पूछा है कि जो रैट्स है हमारे, चूहे हो, चूहों को मारने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं उसको, तो रोडेंटिसाइड, कृदंतनाशी, है ना। देखो ये व्यापम का काम, सिर्फ कृदंत लिख दिया, कृदंत लिख दिया। देखो हार्बिसाइड को क्या बोला उसने, जड़ी बूटी हिंदी में। मैं इसलिए बोलता हूँ कि हिंदी मत पढ़िए, क्योंकि दिक्कत आएगी। हार्बिसाइड का मतलब क्या होता है, शाकनाशी, क्या होता है, शाकनाशी होता है, लेकिन इसने क्या लिया, जड़ी बूटी लिया। अब जड़ी बूटी देख के लगाओगे तो भाई जड़ी बूटी तो अच्छा काम करती है ना, लोगों को, बीमार को अच्छा कर देती है। और हर्बिसाइड क्या काम होता है, शाकनाशी, जो शाक है, खरपतवार है, उनको नष्ट कर देती है। तो समझना है कि किस तरीके से ट्रांसलेशन करते हैं ये व्यापम वाले। मेरा ट्रांसलेशन नहीं है, जैसा पेपर में था वैसा ही मैं लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए, फिर फेरोमोन ट्रैप इज़ यूज टू कंट्रोल। फेरोमोन ट्रैप का जो है किसके नियंत्रण के लिए इसको यूज़ किया जाता है, देखो हमने पढ़ा है फेरोमोन ट्रैप।
फेरोमोन ट्रैप आपको पता है, फेरोमोन ट्रैप जो है ये सबसे पहले बनाया गया था, फर्स्ट जो है वो कौन सा था, बॉम्बीकॉल। क्या था, बॉम्बीकॉल पहला। किससे बनाया गया था, सिल्क वर्म से, सिल्क वर्म से बनाया गया था। कब, 1902 में। किसने बनाया था, जापान के साइंटिस्ट था इसावाटा नाम था उसका, ठीक है, इसावाटा नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, ये मेल मोथ को, जो मेल होते हैं उस पर ये काम करता है फेरोमोन ट्रैप। किसको कंट्रोल के लिए, मेल मोथ को। क्यों, क्योंकि मेल और फीमेल जब मेटिंग करेंगे तो इनकी पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ेगी, तो ये फीमेल द्वारा भी छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये फेरोमोन ट्रैप स्पेशली मेल के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें रहती है। तो यहाँ एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, मेल मोथ। तो मेल मोथ के लिए फेरोमोन ट्रैप, मतलब जनरली जो है मोथ के लिए या जो मेल के लिए फेरोमोन ट्रैप का यूज़ किया जाता है इनको कंट्रोल करने के लिए, मेल मोथ को। इनको कंट्रोल कर लेंगे तो सीधी बात इनकी पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी नहीं। तो सबसे पहला बॉम्बीकॉल था, सिल्कवर्म, इसावाटा ने इसको बनाया था। क्लियर है। फेरोमोन ट्रैप में आप और फेरोमोन आप ट्रैप और भी देखोगे तो आपको मिलेगा गोसिप्लूर, जो पिंक बॉल वर्म के लिए था, ठीक है। हेक्सालूर मिलेगा आपको, ये भी पिंक बॉल वर्म में था। एक आपको हेलीलूर मिलेगा जो ग्राम पोर्ट बोरर के लिए था, ग्राम पोर्ट बोरर के लिए था। इस तरीके की चीज़ें मैंने सारी पढ़ाई है आपको, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें सारी मैंने आपको पढ़ाई है। चलिए, टॉक्सिक केमिकल जो छोड़ते हैं वो, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ ग्रासी सूट डिजीज ऑफ शुगर केन, मतलब शुगर केन का जो ग्रासी डिजीज़ है वो किसके कारण से होता है, ठीक है। किसके कारण से होता है बच्चा, वो होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा पहले बोला जाता था, अब इसको फाइटोप्लाज्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फाइटोप्लाज्मा बोला जाता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा पहले बोला जाता था, अब इसको बोला जाता है फाइटोप्लाज्मा, ठीक है। जैसे आपका मिल जाएगा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, क्या मिलेगा, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये भी किससे होता है, फाइटोप्लाज्मा से होता है, ठीक। और ये एकमात्र है ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन जो एफिड की वजह से फैलता है। किसकी वजह से, एफिड की वजह से फैलता है ग्रासी शूट, ठीक है। माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा की वजह से होता है, लेकिन वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है इसका, मतलब वाहक क्या है, एफिड। बाकी जितने भी फाइटोप्लाज्मा से होते हैं उनका वाहक होता है लीफ हॉपर, याद रखना, इनका वाहक होता है लीफ हॉपर। लीफ हॉपर की वजह से ही ये बीमारी फैलती है पौधों के अंदर, माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा वाली, ये वाहक होता है लीफ हॉपर। एकमात्र है ये ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन जो एफिड की वजह से फैलता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी सारा मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। एक आपने जैसे शीशम में होता है, शीशम में प्लोइडी, है ना, प्लोइडी, तो ये भी लीफ हॉपर की वजह से होता है। अगर लीफ हॉपर ऑप्शन में ना हो तो इसमें जेसिड हम यूज़ करते हैं, जेसिड आपको ऑप्शन में मिल जाएगा तो वो सही रहेगा, जेसिड वाला। क्लियर है। चलिए, द कॉज और कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पाउडर मिल्यू। पाउडर मिल्यू का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पाउडर मिल्यू का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है बच्चा, अलग अलग अगर क्रॉप की बात करो तो जैसे मस्टर्ड में इरीसीपी बोल देते हैं, है ना, इरीसीपी बोलते हैं, इरीसीपी चिकोरी सीरम बोल देते हैं। लेकिन ये बात ये यहाँ पर ये पूछ रहा है कि किसकी वजह से होता है, ठीक। शायद यहाँ पर इसका आंसर क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया हिंदी में, खस्ता फफूंदी, है ना। अब और इसको हिंदी पढ़ोगे पाउडरी मिल्यू को तो खस्ता फफूंदी भी बोलते हैं इसको, और चूर्णिल आसिता, क्या बोला जाता है, चूर्णिल आसिता, चूर्णिल आसिता बोलते हैं। अगर खस्ता फफूंदी देते तो यहाँ से समझ में आ रहा है क्या है, फफूंद है। फफूंद मतलब आंसर क्या है, ये फंगस है। तो बच्चा चाहे डाउनी मिल्ड्यू हो, चाहे पाउडरी मिल्ड्यू हो, चाहे रस्ट हो, चाहे स्मट हो, ये सारे क्या है बच्चा, ये फंगस डिजीज़ है। ये क्या है, फंगल डिजीज़ है, फंगस से होने वाली बीमारी है, ठीक है, याद रखना है, ठीक। चलिए, निमाटोड के कंट्रोल के लिए हमने पढ़ा था DD 136। ये क्या होता है, ये निमाटोड प्लस बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। या इंटमोफिलिक निमेटोड है, इंटमोपैथोजेनिक निमेटोड है। कौन सा, DD 136, ये मैंने पढ़ाया भी आपको। DD 136 जो है इंटमोपैथोजेनिक निमेटोड है। कई बार EPN का फार्मूला पूछ लेते, ये फुल फॉर्म पूछ लेते, तो ये होता है इंटमोपैथोजेनिक निमेटोड, इंटमोपैथोजेनिक निमेटोड, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इंटमोपैथोजेनिक निमेटोड में हम DD 136 यूज़ करते हैं कंट्रोल के लिए, है ना, निमेटोड के कंट्रोल के लिए, जो निमेटोड प्लस बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये बायोलॉजिकल कंट्रोल की, मतलब माइक्रोबियल कंट्रोल की बात हो रही है, ठीक है, माइक्रोबियल कंट्रोल की बात हो रही है। माइक्रोबियल कंट्रोल में आते हैं हमारे बैक्टीरिया, निमेटोड, वायरस वगैरह सारे। वायरस में हमने पढ़ा है कौन सा, NPV वायरस और GV वायरस, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रेस वायरस और ग्रेनुलर वायरस। NPV वायरस आपको पता है 250 से 500 हम
लार्वल इक्विवेलेंट यूज़ करते हैं किसमें, ग्राम की क्रॉप में पर हेक्टेयर। इसका पहला कौन सा था, इक्टार जो इसका पहला है 1975 में बना था इसका पहला प्रोडक्ट। ये आ जाएगा जेम स्टार, ठीक है, जेम स्टार किसका, इसका जीवी का ग्रेनुलर, जेम स्टार पहला इसका था प्रोडक्ट वायरस का। बैक्टीरिया का आपको पता है कौन सा है, बीटी बेसिलस थुरनजेंसिस, है ना। पहला प्रोडक्ट कौन था, डाइपेल, ठीक है, पहला प्रोडक्ट डाइपेल था। थूरोसाइड भी आता है इसका, थूरोसाइड नाम से भी आता है। और फंगस का तो हमने देख लिया है, ठीक है। फंगस में क्या है, बेविरियाना बेसियाना, ठीक है। फंगल का जो कौन सा है, एगस्टिनो बासी ने बताया था कि फंगस से भी जो है कंट्रोल कर सकते हैं, तो बेविरियाना बेसियाना है। वर्टीलेक है, वर्टीसिलियम के नाम से मिलता है वर्टीलेक, है ना। इसमें बायोप्लास्ट आता है आपका, है ना, माइकर के नाम से आता है, माइकर के नाम से आता है ये, ठीक है, माइकर के नाम से आता है, बायोप्लास्ट के नाम से आता है। ये सारा सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलिए, यूज़ ऑफ क्रॉप रोटेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन इज़ नोन एज। आप क्रॉप रोटेशन यूज़ कर रहे हो तो ये कौन सी मेथड है बच्चा, क्रॉप रोटेशन यूज़ कर रहे हो तो कौन सी मेथड है बच्चा, सीधी सी बात है, हमने पढ़ चुके हैं क्रॉप रोटेशन जो है वो कल्चरल मेथड है, ठीक है। केमिकल तो हम पढ़ रहे हैं, फिजिकल में बता दिया हॉट वाटर ट्रीटमेंट वगैरह होता है, मैकेनिकल में हम बता दें हाथ से पकड़ो, रैपिंग करो, गड्ढा खोदो, है ना, फ्लडिंग करो, ये सारा किसके अंदर है, मैकेनिकल के अंदर है, ठीक है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ व्हीट एंड बार्ले सीड इज़ यूजफुल फॉर द कंट्रोल ऑफ। अब हॉट वाटर की बात हो गई, ठीक है, किसकी बात आ रही है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। और एक है आपका सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट। ये दो तरीके के ट्रीटमेंट किए जाते हैं, ठीक है। जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है ना बच्चा, ये लूथरा और जो भी है सटर जो है, लूथरा एंड सटर जो भी नाम है, शायद लूथरा सटर जो भी है, इन्होंने 1934 में दिया था, ठीक है बच्चा। अगर आपके नोट्स में, मुझे जहाँ तक ध्यान है, शायद 1931 लिखा है, इसको सुधार लेना, इसको सुधार लेना, 1934 कर लेना, ठीक है। बच्चों ने जो भी नोट्स बनाए हैं यार, जो नोट्स दिए हैं उसमें 31 दिया हो तो उसको सुधार लेना, 1934 कर लेना। और सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट में बच्चा ये दिया है मेसन ने 1987 के अंदर, ठीक है। किसने दिया है, मेसन ने दिया है 1987 के अंदर। क्लियर है, इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। हॉट वाटर ट्रीटमेंट और सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट मैंने उल्टा बता दिया शायद, देखो ये उल्टा हो गया है, सुधार लेना इसको। ये आपको हॉट वाटर ट्रीटमेंट है ना, ये दिया है आपका मेसन ने, सही कर लेना। हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया है ये मेसन ने दिया है 1987 में, ठीक है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है 1887 में मेसन ने दिया है। और सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट ये दिया है आपका लूथरा एवं सटर ने, ठीक है, लूथरा एवं सटर ने दिया है 1934 में। तो इसको सुधार लेना, 1931 की है तो अगर 1934 कर लेना, ये सही है। 1887 मेसन ने दिया था। इसमें कुछ नहीं करते, 54 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक रखते हैं सीड को, ठीक है। और यहाँ पे 4 से 5 घंटे पहले वाटर में भिगाते हैं, उसके बाद सन ड्राई करते हैं, सन ड्राइंग करते हैं, ठीक है, धूप में सुखा लेते हैं। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट किसने दिया, मेसन ने दिया था। मेसन ने 1887 में 54 डिग्री टेम्परेचर पर 10 मिनट तक रखते हैं। सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट जो है लूथरा एंड सटर ने दिया था। 4 से 5 घंटे तक, 4 से 5 आवर घंटे तक क्या करते हैं, पानी में भिगोते हैं और फिर उसको सुखाते हैं कहाँ पर, धूप में, ठीक है। ये 1934 में लूथरा एंड सटर, 1934 कर लेना अगर आपके नोट्स में 1931 दिया हो तो। अब यहाँ पे बात आ रहा है करते किसके लिए, तो ये भी करते हैं किसके लिए, लूज स्मट के लिए, लूज स्मट व्हीट एंड बार्ले के लिए। और ये भी करते हैं लूज स्मट के लिए, ठीक है। दोनों लूज स्मट के लिए ही किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, लूज स्मट। व्हीट और बार्ले दोनों में लूज स्मट के लिए करते हैं दोनों टेक्निक, ठीक। चलिए, लीफ रस्ट ऑफ व्हीट। अब बात आती है रस्ट ऑफ व्हीट की, है ना। तो बात कर लेते हैं पहले रस्ट की। इस पे बेहतरीन काम किसने किया, केसी मेहता साहब ने। केसी मेहता को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ रस्ट साइकिल, है ना। अब रस्ट जो है 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे आपको। एक मिलेगा आपको ब्लैक रस्ट, ठीक है। दूसरा मिलेगा आपको ब्राउन रस्ट, और तीसरा मिलेगा आपको येलो रस्ट, ठीक। ये नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन इनका दूसरा नाम भी है, ठीक है। अब बोलो ब्लैक रस्ट को क्या बोला जाता है, स्टेम रस्ट, ठीक। ब्राउन रस्ट को क्या बोला जाता है, लीफ रस्ट। और येलो को क्या बोला जाता है, स्ट्रिप रस्ट, ठीक है, स्ट्रिप रस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, लीफ रस्ट मतलब ब्राउन रस्ट की बात हो रही है। तो ये तीनों रस्ट होते हैं किसकी वजह से बच्चा, ये तीनों रस्ट होते हैं पक्सीनिया फंगस की वजह से, ठीक है। क्या याद रखोगा, पक्सीनिया फंगस की वजह से होते हैं। तो आपका आंसर भी क्या है यहाँ पर, पक्सीनिया, ठीक है, पक्सीनिया, ठीक। अब ये जो है ना बच्चा, ये बता दूँ, व्हीट रस्ट जो है,
वीट का जो रस्ट है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो वीट रस्ट है हमारा, वीट रस्ट है, ये जो है क्या है, हिट्रोसियस है, हिट्रोसियस है। समझ रहे हो हिट्रोसियस का मतलब? हिट्रोसियस का मतलब है बच्चा, इसको 2 होस्ट चाहिए, ठीक है, मोर देन वन होस्ट, मोर देन वन होस्ट, एक से ज़्यादा होस्ट चाहिए। मतलब ये वीट प्लांट पर भी रहता है प्लस एक बारबेरी प्लांट है, अल्टरनेट होस्ट है। तो ये प्राइमरी है, वीट जो है इनका प्राइमरी होस्ट है, और ये अल्टरनेट होस्ट है। अल्टरनेट होस्ट कौन सा है? बारबेरी है। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं ना, इनके 3-5 प्रकार के स्पोर होते हैं, 5 स्पोर होते हैं इसमें, ठीक है, जिसको हम पाउ बीटी से याद रखते हैं। क्या? पाउ बीटी से याद रखोगे 5, पिक्नीडियम, एसियम, यूरेडियम, बेसिडियम और टीलियम, 5 है। 5 में से बच्चा जो है ना, ये 3 रहते हैं कहाँ पर? अपने इस पे वीट पे, और 2 रहते हैं अपने बारबेरी पे। तो इसको 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। जबकि एक और है, एक और कौन सा है? लिंसीड रस्ट। लिंसीड रस्ट जो है ना, ये ओटोसियस है, ओटोसियस रस्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको केवल एक ही होस्ट चाहिए, एक ही होस्ट बस चाहिए इसको, ठीक है, एक ही होस्ट इसको चाहिए। क्लियर है? ये पूरा मामला आपका यहाँ पर क्लियर होता है। सारा मैंने पढ़ाया भी आपको, ये रस्ट वाला मामला क्लियर बच्चा लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या जो होस्ट है उसको प्रबंध करना हो सकता है? इंक्रीजिंग नेचुरल एनिमी, मतलब कि जो प्राकृतिक दुश्मन है उसको हम बढ़ा सकते हैं, हाँ ये भी हो सकता है। क्या हम पेस्ट पॉपुलेशन को इंजुरी लेवल से नीचे रख सकते हैं? ये भी हो सकता है। या क्या हम बिलिंग द पेस्ट, क्या कीटों को हम मार सकते हैं? तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट है एज पर दी IPM वो ये है कि हमें क्या करना है, कीटों को इंजुरी लेवल से नीचे रखना है। देखो मैंने आपको बताया था, एक होता है डैमेज बाउंड्री, है ना, डैमेज बाउंड्री, एक होता है आपका इकोनॉमिक इंजुरी लेवल, ठीक, और एक होता है आपका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। ये किसने दिया था? स्टर्न एट अल ने दिया था। किसने दिया था? स्टर्न एट अल ने। कौन सा? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ठीक है। मतलब क्या है डैमेज बाउंड्री? मतलब ये वो बाउंड्री है जहाँ BEP, ये इंसेक्ट पेस्ट है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर इकोनॉमिक इंजुरी लेवल। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है? कंट्रोल मेजर यूज़ करना है, यहाँ पे आपको दवाई दारू छिड़कना शुरू कर देना है। यहाँ तक अगर आपकी इंसेक्ट पेस्ट है तो आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अगर डैमेज बाउंड्री पर आप इंसेक्टिसाइड वगैरह यूज़ कर रहे हो फील्ड में, मतलब आपको नुकसान होगा। किसका? आपका जो इंसेक्टिसाइड वगैरह है ये फालतू में आपका पैसा खर्च होगा। इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे अगर आप पहुंच गए हैं, मतलब यहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आर्थिक नुकसान, तो यहाँ पर आपको जो है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मतलब कंट्रोल मेजर का यूज़ करना चाहिए। थ्रेशोल्ड लेवल मतलब यहाँ पर आप पहुँच गए, मतलब यहाँ पर आपने यहाँ पर कंट्रोल मेजर यूज़ नहीं किया और ये थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुँच गया, तो यहाँ पर क्या होगा? इकोनॉमिक लॉस होगा, इकोनॉमिक लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको डैमेज थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं, इसको एक्शन थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं, EI को, ठीक है। इकोनॉमिक इंजरी लेवल को एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल भी बोलते हैं और इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड को जो है डैमेज थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए, मेथड इन्वॉल्व द व्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल द पेस्ट, ठीक है। आप लिविंग जीवित जीवों को यूज़ कर रहे हैं, अगर पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जीवित जीवों का यूज़ कर रहे हैं पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो वो किसके अंदर आएगा? तो आपको पता है जीवित जीव हम यूज़ करते हैं कहाँ पर? जैविक बायोलॉजी के अंदर, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं? पैरासाइट और प्रीडेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये आएगा। क्लियर है? पैरासाइट और प्रीडेटर का यूज़ करते हैं, तो मैं आपको कुछ पैरासाइट और प्रीडेटर दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कुछ पैरासाइट और प्रीडेटर देख लो। ये लीगल कंट्रोल, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। लीगल कंट्रोल मतलब ये आपका डिपा आ जाएगा जो 1914 में बना। डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन स्टोरेज, ये फरीदाबाद 1946 में बना, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट और फिर हम बात कर रहे थे यहाँ पर बायोलॉजिकल। देखो पैरासाइट आ जाएगा। पैरासाइट क्या होते हैं बच्चे? जो एक ही होस्ट उनको चाहिए, सेम साइज़ का होता है और एक ही होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आपके पैरासाइट आ जाएंगे, ये सारा मैंने पढ़ाया है। गाल मिर्च के लिए प्लेटिकास्टर आपका ओराइजी आएगा। स्टेम बोरर ऑफ राइस के लिए ट्राइकोडर्मा जेपोनिकम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ अभी आगे आएगा, है ना। ये क्वेश्चन अभी आगे आएगा, ये पूछा हुआ आरियो में, है ना। यहाँ से ये देखना, ये जितना भी मैंने पढ़ाया ना सबसे क्वेश्चन एक आपको मिलेंगे, ठीक है। ट्राइकोडर्मा चिलोनी इनके लिए यूज़ होता है। स्पाइरिला के लिए ये एकमात्र जो है लेपिडोप्टेरा के अंदर आता है, लेपिडोप्टेरा के अंदर, ये भी मैंने पढ़ाया, एकमात्र लेपिडोप्टेरा के अंदर आता है। कौन सा? ये सारा मैंने पढ़ाया। फिर आपका प्रीडेटर्स में मैंने लेडी बर्ड बीटल के बारे में बहुत सारे एग्जांपल लिखा है। लेडी बर्ड बीटल्स, लेसविंग और ये रोडिला जो है, कार्डिनेलिस, ये सारे क्या है? लेडी वो है, ठीक है, लेडी बर्ड बीटल है। क्लियर है? तो इनके नाम मैंने बहुत सारे लिखवाए भी है, वो आपको याद करना है, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर आता है।
फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ कॉर्न स्मट, अब नींद में से कौन सा जो है मक्के का कंठ का कारण है, मक्के का जो है कॉर्न स्मट का कारण है। देखो अगर इसमें कुछ नहीं करना, एलिमिनेशन यूज करना। अगर आपको सबके कॉजल ऑर्गेनिम्स के नाम पता है, डिजीज के और इंसेक्ट के आपको नाम पता है, साइंटिफिक नेम और कॉजल ऑर्गेनिम्स पता है, आसानी से कर सकते हो। जैसे अस्टिलागो होर्डी, ये आपको पता है ये किसका है, बार्ले का है, तो मामला खत्म ही हो गया। किसका है ये, जौ का है ना। होर्डियम बोल गया, होर्डी लगा है मतलब ये जौ का है। अब जौ का है तो सीधी सी बात मक्का का तो हो नहीं सकता। पायरिकुलर ओराइज लगा है मतलब ये क्या है, ब्लास्ट ऑफ राइस, ये राइस का है। ठीक, अब बात करो यहाँ पे अस्टिलागो टिटिसाई, ये वीट का है ना, लूज स्मट। बचा क्या, मेडिस, मेडिस रिलेटेड टू मेज, तो ये क्या है, मेज का कॉर्न स्मट है। यहाँ से आप निकाल सकते हो एलिमिनेशन मेथड से। तो आपके सबको कॉजल ऑर्गेनिम्स और उनके साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। देखो ये वापस आ गया ना, मैंने बताया था ना, रोटेनॉल इज एन ऑर्डरलेस कलरलेस क्रिस्टलाइन और आइसोफ्लेवन यूज एज, मतलब रोटेनॉल एक गंधीन रंगीन क्रिस्टलाइन आइसोफ्लेवन जिसका उपयोग के रूप में किया जाता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि रेटेनॉल जो है ना, रोटेनॉन है आपका, पायरेथ्रम है आपका, निकोटिन है आपका, एजिडारेक्टिन है, ये सारे क्या है, ये सब के सब किस में आते हैं, नेचुरल इंसेक्टिसाइड में आते हैं। रोटेनॉल किससे लिया गया है, लेंचोकार्पस या फिर आप बोल सकते हो कैरिस इलिप्टिका से। पायरेथ्रम आपको आप ये किससे लिया गया है, ये लिया गया है किसके, फ्लावर ऑफ क्राइसेंथेमम। निकोटिन जो है ये रूट से लिया गया है, टोबैको की। एजिटारेक्टिन नीम से लिया गया है, एजिटारेक्टिन इंडिका की उससे लिया गया है। ये सारा हमने पढ़ा है, क्लियर। चलो 1986 विच फर्स्ट ट्रांसजेनिक वायरस, अब यहाँ से समझ में आ रहा ना आपको, फर्स्ट ट्रांसजेनिक वायरस, आपका सीधा आंसर जाएगा टोबैको पर। तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक वायरस जो है, ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है वो टोबैको ही है। ठीक है, टोबैको मोजेक वायरस को सबसे पहले टोबैको के अंदर ही खोजा गया था और फर्स्ट ट्रांसजेनिक वायरस जो है वो टोबैको ही है। तो इसमें कुछ भी पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन समझने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक वायरस की बात की गई और वो टोबैको है। डिसकलरेशन ऑफ एरिया लीव्स, अब समझ लो यहाँ बात कर रहा है डिसकलरेशन की, है ना। मैं लीफ ले लेता हूँ, ठीक है। डिसकलरेशन की बात हो रही है, डिसकलरेशन की यहाँ पर बात हो रही है। डिसकलरेशन मतलब कैसे होगा कि वहाँ पर जो है बीच में जैसे पत्तियाँ हैं, जो ये कलर जो है यहाँ का लॉस हो जाएगा, कलर जो है चला जाएगा, इस तरीके से डिसकलरेशन हो जाएगा वहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से पत्तियों में, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर रफ सा पीला सापन आपको दिखेगा इस तरीके से। तो डिसकलरेशन का मतलब क्या है, ये डिसकलरेशन का मतलब क्या है, दो आप समझ सकते हो। डिसकलरेशन का मतलब यहाँ पर टिश्यू जो है वो डेड हो जाएंगे। यहाँ के जो टिश्यू है, यहाँ के टिश्यू जो है वो मर जाएंगे। टिश्यू क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। टिश्यू का डेड होना मतलब वो होगा नेक्रोसिस, ठीक है। डिसकलरेशन एरिया ऑफ लिप, एरिया लिप का कुछ एरिया है जहाँ पर डिसकलरेशन हो गया, मतलब कलर नहीं रहा। क्यों नहीं रहेगा कलर, क्योंकि या तो वहाँ पर क्लोरोसिस होने से तो येलो पड़ जाता है। कलर नहीं रहा मतलब क्या है कि टिश्यू जो है, इस जगह के टिश्यू जो है वो मर गए हैं, डैमेज हो गए हैं, ठीक है। स्टेम और रूट, चाहे स्टेम पर हो, लीफ पर हो या कहीं पर भी हो। कॉमन सिम्टम्स थे फंगल डिजीज के, लेकिन ये कहाँ पर दिखाई देने लगे, बैक्टीरिया और वायरस पर भी दिखाई देने लगे। तो ये जो डिसकलरेशन होता है मतलब कि वहाँ के टिश्यू जो है वो डेड हो गए हैं, टिश्यू जो मर गए हैं, ऊतक का क्षय हो गया है। नेक्रोसिस को परिगलन नहीं, इसको ऊतक क्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊतक क्षय हिंदी में नेक्रोसिस को। ऊतक क्षय का मतलब ही है कि यहाँ पे जो टिश्यू थे वो डेड हो गए। ऊतक क्षय का मतलब क्या है, ऊतक क्षय, ऊतक की हानि। तो जो टिश्यू थे वो डेड हो गए, तो ये किस बीमारी के, किसके लक्षण है, ये नेक्रोसिस के लक्षण है, ठीक है। चलिए, द येलोइंग ऑफ ग्रीन टिश्यू आर स्ट्रक्चर ड्यू टू द आइदर नॉन फॉर्मेशन या डिस्ट्रक्शन ऑफ, या क्या था, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। देखो समझो, अब जो पत्तियाँ येलो होती है, येलोइंग जो होती है वो दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। दो कारण है, एक होगा आपका लैक ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, लैक ऑफ क्लोरोफिल के कारण। एक होगा लैक ऑफ सनलाइट, सनलाइट मतलब डार्कनेस की वजह से। मतलब कोई पौधा आपने अंधेरे बंद कमरे में रख दिया है, ठीक है। अंधेरे बंद कमरे में आपने कोई पौधा रख दिया है तो वो धीरे धीरे पीला पड़ जाएगा, ठीक। दो कारण है, समझना बात को। अगर क्लोरोफिल की वजह से हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्लोरोसिस। क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस, ठीक। और अगर सनलाइट की वजह से, सनलाइट की कमी की वजह से या अंधेरे में रखने की वजह से पौधों में पीलापन आ रहा है तो उसको बोलते हैं इटियोलेशन, इटियोलेशन, ठीक है, इटियोलेशन बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो हमें सिर्फ क्लोरोसिस नहीं जानना था, एक और कारण जानना था कि भाई एक कारण और है जिसकी वजह से जो टिश्यूज़ हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो लीव्स हैं वो पीली पड़ जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा कि क्लोरोफिल की कमी की वजह से,
क्वेश्चन में क्या बोला है, क्लोरोफिल की वजह से कमी से हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोसिस। ठीक है, क्लोरोसिस की कमी, ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से। और अगर मान लो सनलाइट की वजह से या डार्कनेस की वजह से होता तो इटियोलेशन आंसर हम लगाते हैं। क्लियर है बच्चा, इतनी आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत क्वेश्चन है अभी तो, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन सिम्टम ऑफ प्लांट डिजीज। अब प्लांट डिजीज का कॉमन सिम्टम पूछा है, क्या हो सकता है, सिम्टम्स की बात कर रहा है ना। प्लांट की हाइट बढ़ना कोई कॉमन सिम्टम्स नहीं है, डिफरेंट, मतलब ये तो सिम्टम ही नहीं है। फ्लावर का अलग अलग होना, बहुत ही रेयर आपको दिखेंगे कि अलग अलग फूल आपको दिख रहे हैं, एक ही प्लांट पर फ्लावर का कलर अलग अलग हो गया, ये रेयर है। परफेक्ट फ्लावर, पूर्ण पुष्प का बनना, ये भी कारण नहीं है। सिम्टम्स की बात कर रहा है, कॉमन सिम्टम्स क्या है, तो आप देखोगे कि पत्तियां लीप कर रहा, एक मात्रा आपको यहाँ पर डिजीज दिख रही है, एक मात्रा आपको डिजीज दिख रही है, और ये सब जो है डिजीज नहीं है ना, ये तीनों ऑप्शंस डिजीज के नहीं है। और एक मात्रा आपको लीप करला डिजीज दिख रही है। लीप करला आपको मोस्टली पता है किसकी वजह से होती है, लीप करला वाइट फ्लाई की वजह से, ठीक है, वाइट फ्लाई की वजह से। और मोजेक अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्टली किसकी वजह से होता है, मोजेक होता है मोस्टली एफिड की वजह से, ठीक है, ये आपको पता है। ठीक, एक आध अपवाद है, कोई थ्रिप्स की वजह से होता होगा और कोई एफिड की वजह से होता होगा, एक आध अपवाद है, वो सारा हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर ये इनेमुलेशन मेथड से भी आप यूज़ कर सकते थे, भाई ये भी डिजीज़ नहीं है, ये भी डिजीज़ नहीं है, ये भी डिजीज़ नहीं है, डिजीज एक ही है, लीफ कर। तो कॉमन सिम्टम हमको यही दिखता है, हर पौधे में आपको दिख जाएगा पत्ती मुड़ी हुई, है ना, जनरली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कीमोस्टेरेलिंट। कीमोस्टेरेलिंट मतलब यहाँ पर बात आ रही है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। आर आपका कीमोस्टेरेलिंट आर द केमिकल कंपाउंड यूज टू कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिकली डिस्ट्रक्टिव आर डिजीज कॉजिंग पेस्ट बाय कॉजिंग। अब यहाँ पे बात ये बोल रहा है कि कीमोस्टेरेलिंट रासायनिक यौगिक है जिनका उपयोग आर्थिक रूप से विनाशकारी या रोग पैदा करने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो पहली बात तो ये क्या किसके अंदर आता है, ये आता है जेनेटिक मेथड के अंदर, जेनेटिक कंट्रोल के अंदर या जेनेटिक मेथड के अंदर आता है। क्या ये कीमोस्टेरेलिंट जेनेटिक में दो प्रकार के आता है, एक आता है स्टेराइल मेथड, ठीक, जो किसने दी है 1937 में दी है निपलिंग ने, है ना, जो भी मैं स्पेलिंग देख लेना, किस साइंटिस्ट ने दी है ये स्टेराइल मेथड जेनेटिक कंट्रोल के अंदर 1937 में निपलिंग ने दी है। एक आती है आपकी स्टेराइल इंसेक्ट रिलीज मेथड, ठीक है, स्टेराइल इंसेक्ट रिलीज मेथड, सर्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, दो आती है। इस स्टेराइल इंसेक्ट रिलीज के मेथड में इसी में आता है कीमोस्टेरिलेंट। कीमोस्टेरिलेंट क्या होता है, यहाँ पर केमिकल यूज़ करते हैं कुछ, जैसे कि हेपा मेपाटा, ठीक है, हेपा मेपाटा, इस तरीके से केमिकल यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, हेपा हो गया, मेपाटा हो गया, इस तरीके के केमिकल्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, किसके अंदर, जेनेटिक मेथड के अंदर। क्लियर है, टेपा हो गया, हेम्पा हो गया, यहाँ आता है टेपा हो गया, हेम्पा हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से केमिकल यूज़ करते हैं। तो इन केमिकल को ही केमोस्टेरिलेंट बोलते हैं, जो स्टेराइल इंसेक्ट रिलीज मेथड के अंदर केमोस्टेरिलेंट होते हैं, उसमें ये टेपा हो गया, मेपेटा हो गया, हेम्पा हो गया, ये बहुत सारे केमिकल मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है, नोट्स में नहीं मिलेंगे बट मैंने आपको लिखवाए हैं, लेक्चर में देखना, आप ये बना नहीं कर सकते और मैं यहाँ पे भी आपको बुला दे रहा हूँ। और इंसेक्ट आप लिख सकते हो और इसमें लिख सकते हो, है ना, फुरोडेंटिस, इसमें और क्या आ जाएगा, एक आता है आपका फुरोडेंटिस आ जाएगा इसके अंदर। स्टाइल में कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं, ठीक है, रेडिएशन का, गामा रेडिएशन कोबाल्ट 60 का। फ्लोरोयूरेसिल इसमें आता है, इसमें और क्या आता है, फ्लोरोयूरेसिल इसके अंदर आता है। ये सारे केमिकल्स आते हैं, ये क्या होता है, कीमोस्टेरिलेंट होते हैं। स्टेरिलेंट का मतलब होता है कि जो या तो मेल या फीमेल या बोथ, दोनों को ये क्या कर देते हैं, स्टेराइल कर देते हैं, बांझ बना देते हैं। अब देखो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है, स्टेरिलिटी ऑफ वन आर बोथ ऑफ सेक्सेस, मतलब एक या दोनों लिंगों में बांझपन, या तो मेल में या फीमेल में या दोनों में क्या आ जाएगा, बांझपन। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। देखो बाकी में कहीं पे भी स्टेराइल की बात नहीं हो रही, बांझपन की बात नहीं हो रही, और ये मैं पूरा आपको समझा दिया है। जेनेटिक मेथड जो है आईपीएम के अंदर जो जेनेटिक कंट्रोल है वो मैंने पूरा बता दिया, पहले भी बताया था, फिर से बता दिया। तो अब हो सकता है कि केमिकल का नाम पूछ ले। प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेटरी मेजर आर ऑपरेटेड थ्रू द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, अभी बताया डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट 1914। और प्लांट प्रोटेक्शन क्या था यार, प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज एक्ट जो भी है ये 1946 है ना, कहाँ पर है, फरीदाबाद में, इसकी भी हमने बात कर ली।
फिर विच कॉन्टैक्ट पॉइजन, अब बात कर रहा है कि कॉन्टैक्ट पॉइजन जो क्या करता है, पेनिट्रेट करता है स्किन ऑफ द पेस्ट, पेस्ट की स्किन में पेनिट्रेट कर देता है। यूज अगेंस्ट दी दोज आर्थ्रोपोड डेट पियर्स एंड सरफेस ऑफ द प्लांट एंड सक आउट द जूस, मतलब कि ये एक प्रकार का कॉन्टैक्ट पॉइजन है। अब सीधी सी बात है, वो स्किन के कॉन्टैक्ट है, मतलब एक बार स्किन पर कहीं टच हो गया तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा प्लांट की। तो ये ऐसे इंसेक्ट पर अटैक करता है जो प्लांट के अंदर पियर्स करते हैं और उनका रस चूस लेते हैं। तो मैं पहले बता दूं आपको, जो हेमिप्टेरा के ऑर्डर हैं, हेमिप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट हैं जैसे बग है ना, वाइट फ्लाई और ये इनके अंदर माउथ पार्ट कैसे होते हैं, पियर्सिंग और सकिंग टाइप के, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के ये इंसेक्ट होते हैं। मतलब इनके माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, माउथ पार्ट कैसे होते हैं, पियर्सिंग सकिंग टाइप के। मतलब ये क्या करते हैं, जूस को शक करते हैं, ठीक है, जूस को चूसने का काम करते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए जो है कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो पियर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स वाले इंसेक्ट होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए कौन सा कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट वाला एक ही है, मेलाथियन। ठीक, चलो आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग कर देते हैं। ये देखो यहाँ पर, ये तो क्लासिफिकेशन है, नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। ये मोड ऑफ एक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड, ये 3 प्रकार का यहाँ पे दिखेगा उन सब मोड ऑफ एक्शन। सिस्टेमिक, सच टाइप ऑफ केमिकल पॉइजन आर एब्जॉर्ब इनटू प्लांट एंड ट्रांसलोकेटेड टू होल प्लांट सिस्टम इंटरनली, मतलब इंटरनली ये अंदर से प्लांट को पूरी तरीके से डैमेज करता है। ऊपर से आपको अच्छा दिखेगा, प्लांट के अंदर ये केमिकल चला जाता है, ठीक है, अंदर चला जाता है। और ये जो पॉइजन आपको देखोगा, ये इसका कंसंट्रेशन मोर इन द एरियल प्लांट, एरियल प्लांट में इसका कंसंट्रेशन आपको ज़्यादा मिलेगा। और इंसेक्ट पेस्ट स्टार्ट डाइंग व्हेन शक द अफेक्टेड प्लांट जूस, जो भी अफेक्टेड प्लांट जूस है उसको जैसे ही कीड़े पिएंगे वो मर जाएंगे। सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड यूज टू कंट्रोल सकिंग पेस्ट, सकिंग पेस्ट के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, सकिंग पेस्ट। तो इसका यूज़ सिस्टमेटिक इंसेक्ट का भी यूज़ किस में करते हैं, सकिंग पेस्ट में। अब सकिंग पेस्ट में कौन आते हैं भैया, हेमिप्टेरा वाले, है ना, हेमिप्टेरा वाला आते हैं इसमें सकिंग पेस्ट में। अब देखो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, डिक्रोटोपास है ना, डाइक्लोरोपास है, रोगर है, मेटालेक्सिल है, मोनोक्रोटोपास है, फास्मोमिडॉन है, एल्डिकार्ब है, कार्बोफ्यूरान है, टीमेट है और थायनोजिन है। ये सारे सिस्टमिक वाले हैं, है ना। और मैंने आपको पीडीएफ दी, ये नहीं दी तो ये भी मैं आपको दे दूंगा। ये कॉन्टैक्ट है, ठीक है, कॉन्टैक्ट वाले हैं। केमिकल कम्स इन कॉन्टैक्ट, जैसे कॉन्टैक्ट में आएगा पेस्ट जो है पेनिट्रेट इनटू द बॉडी, उनकी बॉडी में चला जाएगा और वो मर जाएंगे, ठीक, ये कॉन्टैक्ट वाले। अब देखो कॉन्टैक्ट वाले कौन कौन से हैं, ये मेलाथियन है, मोनोक्रोटोपास है, डायाजीनान है, थायोडान है, कार्बोरिल है और बाइगोन है, ठीक। फिर बात करते हैं स्टमक वाले। स्टमक वाले में बात करो, ये केमिकल जो है इंसेक्ट ओनली व्हेन द इंसेक्ट फीड, ये कब अटैक करेगा, जब इंसेक्ट इसको खाएगा तभी तो पेट में पहुंचेगा। ये केमिकल कब इंसेक्ट को मारेगा, जब इंसेक्ट इसको फीड करेगा प्लांट को। जिस प्लांट में स्टमक पॉइजन डाला हुआ है उस प्लांट के अगर ये इंसेक्ट इसको खाएगा तो वो मर जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक करता है ये, ठीक है भाई, स्टमक है तो डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा। चेविंग टाइप के, मतलब जो ऐसे कीड़े जो क्या करते हैं जिनके माउथ पार्ट चेविंग टाइप के हो, मतलब बाइटिंग एंड चेविंग टाइप, जैसे आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा वाले जो होते हैं वो बाइटिंग चेविंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। तो चेविंग टाइप वाले इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए ये इसका यूज़ करते हैं। तो हेप्टाक्लोर हो गया, क्लोरोडान हो गया, एल्ट्रिन हो गया, डीडीटी हो गया, क्विनोलफॉस हो गया। तो ये स्टमक है। और हमने आगे मैं बताऊंगा कि ये स्टमक वाले धीरे धीरे किस में पहुंच गए, कॉन्टैक्ट में। स्टमक वाले मोस्टली आपको कॉन्टैक्ट के अंदर भी मिल जाएंगे, ठीक है। और नीचे फ्यूमिगेंट्स है सारे, ठीक है, ये फ्यूमिगेंट्स ज़्यादातर आपको एल्यूमिनियम फास्फेट आपको मिल जाएगा, जो हम जो रोडेंटिसाइड है या रेट्स को, चूहों को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको बात। साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज, अब डिजीज की साइंटिफिक हिस्ट्री क्या कहलाती है, फाइटोपैथोलॉजी। पैथोलॉजी की डेफिनेशन ही इन्होंने पूछ ली है, क्लियर है, पैथोलॉजी की डेफिनेशन इन्होंने पूछी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ माइकोलॉजी ऑफ या प्लांट पैथोलॉजी ऑफ इंडिया। इंडिया के फादर कौन है पैथोलॉजी के और माइकोलॉजी के, तो बच्चा वो है ईजे बटलर। ईजे बटलर इंडिया के नहीं है, ये इंडिया में आए थे 1901 के आसपास, है ना। इनको स्पेशली बुलाया गया था और इन्होंने किस पर जो है यहाँ पर आकर रिसर्च किया था, और इन्होंने ही पैथोलॉजी और माइकोलॉजी में बहुत सारे फंगस के ऊपर काम किए, इसलिए इनको इंडिया का फादर ईजे बटलर को बोला जाता है। ये इंडिया के नहीं, अभी बता दूँ। और एडी बेरी को बोला जाता है, एडी बेरी को बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, कहाँ के, वर्ल्ड के आप बोल सकते हो। मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी भी इन्हीं को बोला जाता है, क्लियर है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ इंसेक्टा। ये थोड़ा सा आउट ऑफ क्वेश्चन है ना, ये सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है, तो इसको आपको अलग से याद रखना। जोरोप्टेरा आएगा इसका आंसर, ठीक है, जोरोप्टेरा इसका आंसर है। ये सिलेबस का बाहर का क्वेश्चन है पर याद रख लेना, क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था,
हमने पढ़े थे टोटल जो एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। एडी इम्स ने दिया था, मैंने पहले बताया, एडी इम्स ने द्वारा टोटल 29 ऑर्डर दिए थे। इनको हमने बांट दिया था 4 अलग और 25 अलग। 4 किस में आते हैं? एप टेरिकोटा में, मतलब वो जिनके पंख नहीं होते हैं, और बाकी आते हैं टेरिकोटा में जिनके पंख होते हैं। इनको भी हमने बांट दिया था एक्सोप टेरिकोटा और इंडोप टेरिकोटा, ठीक है, इन 2 में बांट दिया था। तो हमारे एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट से कितने ऑर्डर थे? 8 ऑर्डर थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व वाला कौन था? हाइमेनोप्टेरा, जो हमारे बायोलॉजिकल टर्म में यूज़ होता है। लेकिन इन्होंने पूछ लिया कि सबसे छोटा कौन सा है, तो जोरोप्टेरा सबसे छोटा है, इसको अलग से आप याद रख लेना, ठीक है। विच स्प्रे यूज टू सुटेबल फॉर द स्प्रिंग ऑपरेशन इन किचन गार्डन में, पहले ही बता चुका हूँ, पहले दूसरे क्वेश्चन में। किचन गार्डन में हम किसका? हैंड स्प्रेयर का यूज़ करते हैं, ठीक, वो वाला जो नाई यूज़ करता है ना, जब आप कटिंग वटिंग बनाने जाते हो, मैंने भी 2 दिन पहले बनाई, तो वो नाई यूज़ करता है, हैंड स्प्रे ये इस वाला, उसको बोलते हैं। तो किचन गार्डन वगैरह में वही यूज़ करते हैं। स्टमक पॉइजन की बात हुई, देखो स्टमक पॉइजन जो है धीरे धीरे किस में जा रहा है? सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड के अंदर वो जा रहा है, जो लेस डेंजरस टू द ह्यूमन एंड अदर मेमल्स, जो दूसरे मेमल्स स्तनधारी है वो मानव उनके लिए कम खतरनाक है, तो वो कैल्शियम आर्सेनेट है। कैल्शियम आर्सेनेट जो है ये स्टमक पॉइजन है, पर ग्रेजुअली धीरे धीरे सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड में बदल रहा है, जो हमारे लिए नुकसानदायी नहीं है। एक ही ऑप्शन है, बाकी देखो ये नेचुरल है, ये तो वैसे भी नुकसान नहीं देता। नेप्थेलिन की गोलियां, फिनोन हो गया, क्लोरोपिक्रिन, ठीक है। तो कैल्शियम आर्सेनेट है जो स्टमक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड ऑब्टेन फ्रॉम द नीम प्लांट, नीम प्लांट से कौन सा? ये भी बता चुका हूँ, एजिथ्रोएक्टिन नेचुरल में अंदर आता है, बताने की जरूरत नहीं है, नेचुरल के अंदर आता है ये है, ठीक है। चलो, नीम से लिया गया, ठीक है, नीम से लिया गया कौन सा? एजिथ्रोएक्टिन है। नोबेल प्राइज जिसको मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1948 में, किसको? पॉल मुलर को। इन्होंने डिस्कवरी की थी हाई एफिशिएंस कॉन्टैक्ट पॉइजन की। तो वो हाई एफिशिएंस कॉन्टैक्ट पॉइजन क्या था? डीडीटी। भाई डीडीटी की खोज 1939 में किसने की थी? मुलर ने, ठीक है। इसके लिए उनको 1948 में क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सिंथेसाइज किसने किया था, सिंथेसाइज की बात करें तो ये किया था ऑडलर जिडलर ने, जो भी नाम है इसका, जिडलर ने 1874 में इसको सिंथेसाइज किया था। अगर आपसे पूछा जाए डीडीटी को सिंथेसाइज किसने किया था, फर्स्ट सिंथेसाइज, पहली बार सिंथेसाइज किसने किया था, तो जिडलर ने 1974 में। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी की बात आ जाए, डिस्कवरी की, तो पॉल मुलर ने, ठीक है। इंडिया के अंदर 1944 में ये इंट्रोड्यूस हुआ और 1989 में ये बैन हो गया। ये दोनों चीज़ मैंने बता दी थी आपको पढ़ाते समय भी, क्लियर है। चलिए, कंफ्यूजन टेक्निक्स फेरोमोन कोटेड पेपर स्ट्रिप। पेपर स्ट्रिप एक जो है फेरोमोन से कोट कर दी, फेरोमोन जो है हार्मोन लिया, उसको एक पेपर स्ट्रिप पे क्या कर दिया, कोट कर दिया, और इसको फेंक दिया किसी फील्ड के अंदर, ठीक है। यही बोल रहा है, कंफ्यूजन टेक्निक ऑफ फेरोमोन कोटेड पेपर स्ट्रिप को एक क्षेत्र पर फेंक दिया जाता है। तो ये क्या काम करता है कंफ्यूजन टेक्निक? ये काम करेगा बच्चा कि जो हमारे मेल मोथ है भाई साहब, और जो फीमेल है, मतलब कि जो निब्बा निब्बी है, वो कहीं आपस में भटक रहे हैं, जगह ढूंढ रहे हैं कि अपना गुटरगु करने के लिए, तो ऐसा एक क्या करते हैं, एक पेपर स्ट्रिप फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, ठीक है। निब्बा निब्बी दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तो भाई यहाँ पर वही मेल फीमेल, कंफ्यूज मेल फीमेल इंसेक्ट बोथ डेट दे आर अनेबल टू लोकेट ईच अदर, मतलब नर और मादा कीटों को भ्रमित करते हैं ताकि वो एक दूसरे का पता ना लगा पाए। जब एक दूसरे का पता नहीं लगा पाएंगे तो गुटर को नहीं कर पाएंगे, जब गुटर को नहीं कर पाएंगे तो इनकी पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ये आपका आंसर है। चलिए, अलग अलग फोरमेन ट्रिप, लाइट ट्रिप मैंने बताए हैं आपको, है ना। अलग अलग फोरमेन ट्रिप और लाइट ट्रिप हमने डिस्कस किए हैं, ठीक। अलग अलग जो है फोरमेन ट्रिप और लाइट ट्रिप हमने डिस्कस किए हैं, उनको आपको याद रखना है। ये सारा मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, इनको अच्छे से पढ़िएगा। किसी प्रकार की कोई लेत लाली वगैरह हमें नहीं करनी है। क्वेश्चन सब जगह से पूछे हुए हैं अच्छे खासे, ये सब मैंने डिस्कस कर लिया। आपको ईशा वाटा ने 1902 में बॉम्बे को उसमें खोजा था इसको, ठीक है। बोम्बेक्स मोराई ईशा वाटा 1902 आइसोलेटेड बाय बैसिलस thuringiensis। बोम्बेक्स मोराई, ओह चलो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैंने चीज़ आपको मिसप्रिंट हो गई है, ठीक है। लाइट ट्रिप वगैरह शायद मैंने यहाँ मैकेनिकल में बताया होगा। ये ट्रैपिंग वगैरह यूज़ करते हैं, लाइट ट्रैप है, बेड ट्रैप है, स्टिकी ट्रैप है ना। लाइट ट्रैप, बेड ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, ये सारा यूज़ करते हैं। ये फेरोमोन ट्रैप वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेना, है ना। यहाँ पे शायद मैंने जो बताया उसको करेक्ट कर लेना है। ये बैसिलस thuringiensis वाला जो है ईशा वाटा ने खोजा था। ये ईशा वाटा मैंने 1902 बताया है, वो इसका है बैसिलस thuringiensis का बोम्बेक्स मोराई में। बोम्बिकॉल सही है, लेकिन उसका साइंटिस्ट देखना पड़ेगा कौन है ना। फेरोमोन ट्रैप का साइंटिस्ट अभी सुधार लेना, जो मैंने बताया है उसको भी मैं देख के बता देता हूँ आपको, ठीक। जो क्वेश्चन हमने किया है ना बोम्बेक्स मोराई वाला, कहीं पे फेरोमोन ट्रैप वाला,
देखना कहाँ पर किया है, उसको सुधार लेना यार, नहीं तो आप बोलोगे सर क्या करा दिया आपने। फेरोमोन ट्रैप वाला कहाँ गया? हाँ, ये फेरोमोन ट्रैप वाला थोड़ा सा देख लेना है ना। फेरोमोन ट्रैप वाला काम किसने किया था, इसको थोड़ा सा आप देखना। ठीक हो, इसका ये हटा देना है ना, ये इसने नहीं किया है, मैं सुधरवा देता हूँ इसको। ये तो 1900 इन्होंने इसावाटा ने तो वो करा था, ठीक है। बॉम्बिकॉल जो बनाया था सबसे पहले ये बटेनांट ने 1959 में, ये याद करना। ये फेरोमोन ट्रैप है सबसे पहले, फेरोमोन हार्मोन, ठीक है। फेरोमोन हार्मोन्स की बात हो, फेरोमोन हार्मोन की बात हो तो बॉम्बिकॉल फर्स्ट बना था, ये बटेनांट ने 1959 में बनाया था। इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक। इंट्रा स्पेसिफिक होता है, फेरोमोन हार्मोन जो होता है वो इंट्रा स्पेसिफिक होता है, क्लियर है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक। चलिए आगे, जो आगे है वो मैं बताऊंगा, जो इसावाटा वाला जो है वो मैं आगे बताऊंगा, आगे आएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। यहीं के यहीं सुधार लो हाथों हाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या आएगा, ये हो गया आपका, हाँ। तो नेचुरल अकरिंग कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड, नेचुरल अकरिंग कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड डेवलप फ्रॉम द टोबैको। टोबैको से डेवलप होने वाला मैं बता चुका हूँ। टोबैको से क्या डेवलप होगा, टोबैको की रूट से डेवलप होता है, और रूट से क्या, निकोटीन, ये मैं बता चुका हूँ। किससे ये बनेगा आपका, ये भी रूट से बनेगा, किससे, ये लेंचोकार्पस, ठीक है। ये पायरेथ्रम आपका क्राइसेंथेमम से बनेगा, ठीक है, किससे, फ्लावर से, ठीक। ये पढ़ चुके हैं, DDT तो केमिकल है, तो यहाँ टोबैको को पूछा तो निकोटीन आ जाएगा। लाइट स्टेबल सिंथेटिक फायरेट्रोट, लाइट स्टेबल सिंथेटिक फायरेट्रोट की बात हो रही है। रजिस्टर्ड तो कंट्रोल ऑफ माइट्स। अब देखो इसका हिंदी, लाइट की जगह इसने क्या लिखा, हल्के। ये आपकी 12 यहाँ बजेगी जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, लाइट की जगह हल्के लिख दिया, जबकि लाइट का क्या होना चाहिए था, प्रकाश। क्या होना चाहिए था, प्रकाश की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर फोटो स्टेबल की बात हो रही है, फोटो स्टेबल सिंथेटिक पायरेथ्रोट की बात हो रही है। और वो कौन सा है, वो है साइपरमेथ्रिन। साइपरमेथ्रिन जो है फोटो स्टेबल पायरेथ्रोट है, क्लियर है, फोटो स्टेबल पायरेथ्रोट है साइपरमेथ्रिन, क्लियर है, इसको अच्छे से याद रखना आपको। फोटो स्टेबल पायरेथ्रोट है साइपरमेथ्रिन, ठीक। चलिए ठीक है, इसमें नहीं दिया है, क्लियर है। अब इसमें जो है फोटो स्टेबल मैं बता देता हूँ। फोटो स्टेबल जो है पायरेथ्रोट फर्स्ट कब आया था, फर्स्ट आया था ये 1970 में, 1970 में आया था पहला, ठीक है, ये याद रखना, 1970 में फोटो स्टेबल वाला फर्स्ट, ठीक। यहाँ पर साइपरमेथ्रिन ऑप्शन में दिया है। अब फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड डेवलप्ड ऑन कमर्शियल स्केल पर, व्यापारिक स्तर पर, ट्रेड नाम गिवन टू द कमर्शियल प्रोडक्ट मेड बाय बेसिलस थुरिंजेंसिस। मतलब बेसिलस थुरिंजेंसिस ये क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का यूज़ करके कमर्शियल स्तर पर एक प्रोडक्ट बनाया गया जिसका ट्रेड नेम क्या है। तो जो फर्स्ट बनाया था, फर्स्ट की बात करा, फर्स्ट बना था डाइपेल, और इसका ट्रेड नेम है स्पोरिन। इसका फर्स्ट नेम क्या है, स्पोरिन। क्विनेन आपको मलेरिया की गोली है, DDT जो है आपका हो गया, मेलाथियन को साइथियन बोलते हैं। ये ऑर्गेनोक्लोरिन है, ये आपका कॉन्टैक्ट वाला है, ठीक है। और स्पोरिन जो है, जो फर्स्ट बेसिलस थुरिंजेंसिस से बना था, फर्स्ट डाइपेल बना था, और ये फर्स्ट बायो इंसेक्टिसाइड है। और इसी को आप मैं बताने वाला था यहाँ पर, जो इसावाटा ने जो खोजा था, है ना, बैक्टीरियल वाले। यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको ये सारा, ठीक है। ये माइक्रोबियल वाली बात है। माइक्रोबियल कंट्रोल में 1949 में ईस्टर्न हॉर्न्स ने इसको, एगस्टिना बासी पैथोलॉजी के फादर है, इंसेक्ट पैथोलॉजी के, और यहाँ पे बैक्टीरिया का यूज़ हुआ था, इंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है, EPB बोलते हैं इसको, इंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो बेसिलेसी फैमिली के अंदर आते हैं। बेसिलस थुरिंजेंसिस की बात हो रही है, इसमें जो है बेसिलस थुरिंजेंसिस ग्राम पॉजिटिव है, याद रखना, मोस्टली जो ग्राम पॉजिटिव है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्राम पॉजिटिव है। और इसको जैपनीज साइंटिस्ट इसावाटा ने बोम्बेक्स मोराई में 1902 में आइसोलेट किया था। ये क्वेश्चन यहाँ है, मैंने यहाँ का वहाँ बता दिया था, तो वो मैंने सुधरवा दिया है, ये यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें जो पहला प्रोडक्ट है, देखो फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्ट की बात करें, डाइपेल, तो इसका ट्रेड नेम पूछा है तो स्पोरिन है, स्पोरिन इसका ट्रेड नेम है। इसके अलावा और देख लो, इसमें बायोबीट है, हाल्ट है, डिफाइन है, जेविलाइन है, और थुरोसाइड भी है, थुरीसाइड भी है इसके अंदर, क्या है, थुरीसाइड, ये भी याद रखना। फिर इसमें और भी है बेसिलस पेपिली। बेसिलस पेपिली जो है ये भी ऑब्लिगेट बैक्टीरिया है। इसका पहला प्रोडक्ट क्या है, डूम, ये भी याद रखो, ठीक है। इसके बाद वायरस की बात की, वायरस मैंने पूरा बता दिया आपको, है ना। NP वायरस है, ये कितना इतना यूज़ करते हैं इसको। पहला कौन सा है, एल्कार, ठीक है।
जीवी का बता दिया, जीवी का पहला क्या था, जेमस्टार, जीवी का पहला क्या है, जेमस्टार। ठीक, चलिए क्लियर है यहाँ तक। चलो इस पर ही ना जाएगा इसका। ये थुरिसाइड, वही क्वेश्चन आ गया वापस से। नेक्स्ट थुरिसाइड की बोला गया है। थुरिसाइड क्या है, ये एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है किसका, बैक्टीरियम बेसिलस थुरिनजेंसिस का। तो पूछा गया है किस क्या यूज़ करता है, क्या है ये, तो बच्चा इंसेक्टिसाइड। अभी तो पढ़ा हमने कि जो थुरोसाइड है, जो बेसिलस थुरिनजेंसिस बैक्टीरिया है, इससे बनाया गया प्रोडक्ट है, कहाँ यूज़ होता है, इंसेक्टिसाइड में यूज़ होता है। क्लियर है बच्चों। चलिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग अनलाइक द केमिकल। ये बोला गया है कि कृषि कीटों का जैविक नियंत्रण है, कृषि कीटों का एक जैविक नियंत्रण है, क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा है, ये इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, और ये रासायनिक नियंत्रण के विपरीत काम करता है। अब देखो, रासायनिक नियंत्रण के विपरीत, केमिकल के जो है केमिकल कंट्रोल के विपरीत, केमिकल के विपरीत काम करता है बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। और बायोलॉजिकल जो कंट्रोल है वो इकोसिस्टम का ही एक हिस्सा है, इकोसिस्टम का हिस्सा है, और इकोसिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। मतलब क्या होता है, वो स्वस्थायी होता है, स्वस्थायी होता है, अपने आप ही क्या करता है, सेल्फ परपुटेरिंग होता है। ठीक है, मतलब कि वो क्या करेगा, एक ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है इकोसिस्टम का हिस्सा होता है ना। मतलब कि इसमें जो भी हम पैरासाइट प्रेडेटर यूज़ करते हैं, जीव जंतु यूज़ करते हैं, वो तो इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो ये पॉल्यूशन नहीं करेंगे, ये कॉस्टली नहीं होते हैं। अगर आप इन्वायरमेंट इकोसिस्टम का हिस्सा है, आप आराम से इसको कलेक्ट कर सकते हो, और ये नेचर को इम्बैलेंस भी नहीं करते हैं। तो एक ही ऑप्शन है कि वो नेचर को बनाए रखते हैं, इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखते हैं, जो आपका सेल्फ परपुटेटिंग आ जाएगा, स्वच्छता आ जाएगा। फर्स्ट कमर्शियल इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, इसका आंसर व्यापम ने गलत लिया है। ठीक है, पीएबी ने इसका आंसर गलत लिया है। यहाँ पूछा है इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, तो इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो होगा बच्चा वो होगा बोर्डोस मिक्सचर। इसने क्या लिया था, डीडीटी लिया था, व्यापम ने डीडीटी लिया है। तो बोर्डोस मिक्सचर होगा फर्स्ट कमर्शियल इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, क्योंकि डीडीटी क्या है, ये डीडीटी जो है फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। क्या है, फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक है, फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है कौन, डीडीटी। और जो यहाँ पर इनऑर्गेनिक पूछा तो बोर्डोस मिक्सचर आएगा, लेकिन इसने व्यापम ने इसका डीडीटी आंसर लिया है। तो ध्यान रखना, ये कैंसिल हुआ होगा, जो भी हुआ होगा इस पर आपत्ति लगा सकते हो अगर क्वेश्चन आता है तो। फ्री लिविंग नेचुरल प्रेडेटर्स, अब यहाँ बात है कि नेचुरल प्रेडेटर हम यूज़ कर रहे हैं, फ्री लिविंग नेचुरल प्रेडेटर यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चा क्या है, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल है। क्लियर है, क्या है ये, बायोलॉजिकल कंट्रोल है। देखो एग्जाम होने के बाद जब आपकी आंसर की आ जाएगी ना, तो मैं उसमें करवाऊंगा कहाँ पर आपत्ति लग सकती है, कहाँ पर नहीं लग सकती। ठीक है, इस पूरे की चीज़ जो है, ये पूरी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ये ले सकते हो। ठीक है, द वेरी फर्स्ट पेस्टिसाइड यूज्ड बाय द मैन टू प्रिवेंट द क्रॉप डैमेज, मतलब सबसे पहले यूज़ किया जाने वाला पेस्टिसाइड कौन सा है, पेस्ट को, क्रॉप को डैमेज से बचाने के लिए। देखो, क्रॉप को डैमेज से बचाने के लिए सबसे पहला यूज़ किया जाने वाला पेस्टिसाइड है बच्चा सल्फर। सल्फर को सबसे पहले, ये मैंने आपको जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ा दिया है, जनरल एग्रीकल्चर वाले पार्ट में मैंने बताया था ना, फर्स्ट इन एग्रीकल्चर, उसमें ये पढ़ाया हुआ है, अच्छे से देखना। और वो बोर्डोस मिक्सचर वाला भी उसी में पढ़ाया हुआ है, फर्स्ट इन एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले यूज़ हुआ था सल्फर। देखो यहाँ पे क्या मतलब, क्रॉप फ्रॉम द डैमेज से बचाने के लिए कौन सा है, तो सल्फर डस्टिंग सबसे पहला है। विच फर्स्ट जनरेशन पेस्टिसाइड शो द ग्रेटर स्पेसिफिसिटी टू द पेस्ट टू इंसेक्ट टारगेट एंड डू नॉट किल इंसेक्ट डायरेक्टली बट प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ देयर लार्वी। क्या बोल रहा है वो, कि कौन सा तीसरी पीढ़ी का कीटनाशक है जो टारगेट कीट के लिए एक बड़ी विशिष्टता दिखाता है, जो सीधे उनको मारता नहीं है कीट को, लेकिन उनके लार्वा के विकास को रोक देता है। पहली बात तो थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड की बात कर लेते हैं। थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड, ये जो टर्म है ना बच्चा, ये 1967 में दिया था विलियम्स ने। ठीक है, किसने दिया था, विलियम ने। ठीक, और ज्वेलाइन हार्मोन को इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड बताया था इसी विलियम ने, कब, 1956 में। ठीक है, मतलब ज्वेलाइन हार्मोन को एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। कार्पोरा एलाटा से ये सीक्रेट होता है ज्वेलाइन हार्मोन, ये भी मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर पूरा पढ़ाया हुआ है, वहाँ से ये क्वेश्चन है। बोलते ना सर सिलेबस में नहीं है, क्यों पढ़ा रहे हो, तो देखो ये ज्वेलाइन हार्मोन, ये थर्ड, ये मैंने पढ़ाया था उसको, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर, वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड जो टर्म है 1967 में विलियम्स ने यूज़ किया था, और उसने बताया था कि ज्वेलाइन हार्मोन एक इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ हो सकता है 1956 में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक ही दिख रहा है आपको, ज्वेलाइन हार्मोन एनालोगस, मतलब ज्वेलाइन हार्मोन के समान जो भी होगा वो यहाँ पर काम करेगा। वो इंसेक्ट को मारेगा नहीं, लेकिन उसके लार्वा जो है उसके डेवलपमेंट को, उसके विकास को रोक देगा। ठीक है, तो इसको थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड किसने बोला, तो ये विलियम्स ने बोला 1967 में। ये क्वेश्चन बन सकता है।
चलिए, विच इज़ नोन एज द मोस्ट सक्सेसफुल माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड। देखो माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड की बात हो रही है। माइक्रोबियल में मैंने क्या बोला, माइक्रोबियल में आता है आपका बैक्टीरिया, माइक्रोबियल में आता है आपका फंगस, माइक्रोबियल में आता है आपका वायरस, माइक्रोबियल में आपका आता है निमाटोड, ठीक है, माइक्रोबियल में आपका आता है प्रोटोजोआ। ठीक, तो यहाँ पे मोस्ट सक्सेसफुल पूछा है माइक्रोबियल कौन सा है, मोस्ट सक्सेसफुल माइक्रोबियल कौन सा है, तो वो है बैक्टीरिया। और यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है बैक्टीरिया का, थुरिंजेंसिस, बेसिलस थुरिंजेंसिस मोस्ट सक्सेसफुल है ना, बीटी सबसे सक्सेसफुल रहा है। ठीक, ये चलिए, विच वन इज द फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। ये देखो फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक साइड पूछा है, फर्स्ट जैविक कीटनाशक पूछा है, मैं बता चुका हूँ वो क्या है, डीडीटी है ना, फर्स्ट कौन सा है, डीडीटी है। चलिए, डिनोसेप, अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है और पूछा क्या उसने, मार्केट में किस नाम से बिकता है। डिनोसेप के बारे में पूछा है कि ये डिनोसेप जो है मार्केट में किस नाम से बिकता है। देखो हिंदी में पढ़ लो, डिनोकेबेक डाइनाइट्रोफिनाइल पहली बार 1950 के दशक में अंत में पंजीकृत किया गया था और इसे कवक को नियंत्रित करने के लिए संपर्क कवकनाशी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसे बाजार में बेचा जाता है, किस नाम से बेचा जाता है भैया, डिनोसेप का ट्रेड नेम ही क्या है, केराथेन ट्रेड नेम है डिनोसेप का। ठीक है, ये आप पढ़ोगे, ये सब मैंने पढ़ाया है, सब किसका क्या ट्रेड नेम है। क्लियर है बच्चा। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द यूज ऑफ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का कीटनाशकों के प्रयोग होने से मुख्य समस्या क्या होगी। ये यहाँ पर खराब नहीं है, यहाँ पे लिखो निम्नीकरण, ठीक है, निम्नीकरण। तो बच्चा, कीटनाशकों के प्रयोग से होने वाली मेन समस्या ये है हमारा इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट में डिग्रेडेट नहीं होता, ये इन्वायरमेंट के अंदर ख़त्म नहीं होता, ये इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आप कीटनाशक जो यूज़ करते हो ना, ऐसा नहीं है कि वो इन्वायरमेंट में ख़त्म हो जाता है, ये इन्वायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ये मेन प्रॉब्लम है इंसेक्टिसाइड की। इसी वजह से आपने देखा होगा ना, पंजाब में सबसे ज़्यादा कैंसर वगैरह के पेशेंट मिलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है आपको मिलेगा क्या, इसका इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ वो आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम से ही पंजाब में यूज़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र, सबसे ज़्यादा ये सब पर हेक्टेयर की बात करो तो वहीं पे मिलता है आपको पंजाब वगैरह में, है ना। ये सारा डाटा मैं करवाऊंगा आपको करंट अफेयर के अंदर। ठीक है, तो कीड़े डीडीटी के प्रति प्रतिरोधी होगा, ये कोई समस्या नहीं है। कुछ मछलियाँ अंगों का विकृत कर देती है, ये भी कोई समस्या नहीं है। मिट्टी का रंग बदल जाता है, ये भी कोई मुख्य समस्या नहीं। मुख्य समस्या ये है इन्वायरमेंट का खराब होना। ये इन्वायरमेंट के अंदर निम्नीकृत नहीं होते, मतलब खत्म नहीं होते, डिग्रेडेट नहीं होते, डिस्पोजल नहीं होते, सीधी बात। डंपिंग और लीफ ब्लाइट आर द वेरी इफेक्टिव checked by spraying or drenching of soil with the recommended antifungal treatment also help suppress the disease। उन्होंने बोला है कि जो रिकमेंडेड एंटीफंगल उपचार के साथ मिट्टी को छिड़कने या गीला करने से जो डंपिंग ऑफ और जो लीफ ब्लाइट बहुत प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है, जिससे बीमारी को दबाने में मदद मिलती है। तो बच्चा, आप जब डंपिंग ऑफ की बात आई या इसकी बात आई लीफ ब्लाइट की है, तो हमेशा कॉपर जो सल्फेट वाले जो होते हैं फंजीसाइड, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। बोरेक्स जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। बोरेक्स इसका इस्तेमाल शायद आप देखो, बोरेक्स का इस्तेमाल आगे आएगा, बोरेक्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। और मेलाथियान मैंने बता दिया, एफिड में यूज़ करते हैं, ये तो इंसेक्टिसाइड है। यहाँ पे बात होती है डंपिंग ऑफ, और इसके लिए लीफ ब्लाइट के लिए फंजीसाइड यूज़ करते हैं। फंजीसाइड एक ही है यहाँ पर, कौन सा आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, फिर ट्राइकोडर्मा जेपोनिकम, ये आ गया ना, मैंने बताया था अभी। ट्राइकोडर्मा जेपोनिकम जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल किसके लिए यूज़ होता है, राइस स्टेम बोरर के लिए। ठीक है, राइस स्टेम बोरर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, राइस स्टेम बोरर के लिए ये यूज़ होता है, ये रहा। ठीक है, ये पढ़ाया हुआ है। ट्राइकोडर्मा जेपोनिकम किसके लिए यूज़ होता है, राइस स्टेम बोरर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, चलिए, जो पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना बच्चा, सब आसपास वहीं से मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डंपिंग ऑफ मोस्ट सीरियस बीमारी है, बताने की जरूरत नहीं है। पोटैटो या पपाया की मोस्ट सीरियस बीमारी है ये डंपिंग ऑफ। ठीक, चलिए, विच पार्ट ऑफ पावर स्प्रे हैविंग ए डिस्क एंड नंबर ऑफ होल्स, कई सारे होल्स मिलेंगे उसमें, इंक्लूडिंग वन होल, एक बड़ा होल मिलेगा सेंटर पे, है ना, सेंटर में। ठीक है, जो यूज़ करते हैं किसमें, लिक्विड को ब्रेक करने के लिए, और जितनी आवश्यक है वो डिलीवरी करता है प्लांट को। मतलब पावर इसके कि किस भाग में केंद्र में एक छेद होता है और कई छेद वाली एक डिस्क होती है, जिसका उपयोग तरल को वांछित स्प्रे तोड़ने तथा पौधों तक पहुँचाने में किया जाता है। तो सीधी सी बात, नोजल है ना बच्चा, नोजल की डेफिनेशन है वो, नोजल का यूज़ होता है। एक मेन सेंटर होता है, फिर आगे डिस्क लगी होती है कई सारे छेद की, और इसका यूज़ हम करते हैं प्लांट पर जो है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को अप्लाई करने के लिए। द मोस्ट कॉमनेस्ट एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोडेंट पॉइजनिंग यूज ऑफ इंडिया। देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हो आप, सल्फास की गोली यूज़ करते हो ना। सल्फास किसके लिए, चूहों के लिए, रेट्स के लिए, रोडेंट के लिए क्या यूज़ करते हो, सल्फास। तो सल्फास को क्या बोला जाता है, फास्फाइट, एल्यूमिनियम फास्फाइट,
जिंक फास्फाइड है ना, सल्फाइड को क्या बोलते हैं, फास्फाइड। सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं फास्फाइड का ही, मतलब सल्फाइड का यूज़ करते हैं और सल्फाइड का नया नाम क्या है, फास्फाइड। ठीक, बस ये रेटोल है ना, रेटोल का एक ट्यूब आता है, जब घर में हम लाते हैं यूरेटोल का ट्यूब, जिसको खोलो तो इसमें से गैस निकलती है, तो रेटल यूज़ नहीं होता मोस्टली। जब पूछा है हम, ये भी है, नियोरेट्स भी है, नियोजिन भी है, ये सब जो है रेट का कंट्रोल करने के लिए है। लेकिन उन्होंने पूछा इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होते हैं, हम सबसे ज़्यादा सल्फास यूज़ करते हैं, सल्फास की गोली वगैरह रखते हैं सबसे ज़्यादा, तो फास्फेट आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये देखो ये सारे हैं ऑप्शन उसी के हैं ना, ये सारे हैं किसके, रोडेंटिसाइड ये बोल सकते हो आप, ये रोडेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं सारे के सारे। लेकिन उसने बोला सबसे ज़्यादा आम जो है कौन यूज़ होता है, तो वो सल्फाइड, जिसको हम फास्फेट बोलते हैं। द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज का जो कारण है उसका अध्ययन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं इटियोलॉजी। बच्चा क्या बोला है, वह विज्ञान जिसमें पौधों के बीमारी का कारण और कारक एजेंट की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी के अंदर ही हम क्या जानते हैं कि ये डिजीज़ हुई है तो किस कारण से हुई है और इसका कारक क्या है। ठीक, ये इसके अंदर आता है। बाकी भाषा विज्ञान है, रोग विज्ञान है और एपिडेमियोलॉजी महामारी विज्ञान है, ऑप्शन एक ही जाता है। अर्लीस्ट पेस्टिसाइड वाज येलो, पहले बोला गया कि जो पुराने जो पेस्टिसाइड थे वो येलो कलर के थे, येलो ऑयल थे, वो डिसएग्रीबल स्मेल, उसमें बहुत बेकार स्मेल आती थी और बहुत बेकार सा क्या था, टेस्ट था उसका, कड़वा टेस्ट था ना, अप्रिय गंध आती थी और कड़वा टेस्ट आता था, वो कौन सा है, तो बच्चा पायरेथ्रम, तो ये नेचुरल है, ये हो नहीं सकता। निकोटिन, ये भी नेचुरल है, ये भी नहीं हो सकता। कड़वे बादाम का तेल, ये येलो कलर का नहीं होता है, तो एक ही ऑप्शन बचता है मार्गोसा। ठीक है, ये मार्गोसा जो पुराना प्रकार का है, ये येलो ऑयल होता, इसमें बेकार सी और कड़वा टाइप की स्मेल आपको यहाँ पर आती थी, तो ये मार्गोसा इसमें ऑप्शन आ सकता है। विच सॉइल फ्यूमिगेंट्स आर पेस्टिसाइड व्हेन अप्लाई इन सॉइल फॉर्म ए गैस के फॉर्म में कंट्रोल पेस्ट एंड टू स्टरलाइज द सॉइल, कौन सा मृदा धूमक कीटनाशक होते हैं जिन्हें मिट्टी में लगाने पर गैस बनती है और कीटों को नियंत्रित करना और मिट्टी में जीवाणु रहित करना पड़ता है। देखो अब इसको आप ऐसे ही कर सकते हो, थायरम जो है ये फंजीसाइड है, ठीक है, ये फंजीसाइड में आता है, ये है फंजीसाइड, ये कार्बोक्सिल वाला है, कार्बोक्सिन फैमिली से आता है, ये कार्बामेट से आता है, ये कार्बामेट डाइकार्बामेट फैमिली से है, ये कार्बोक्सिन से है, ये भी कार्बोक्सिन से फैमिली से है, तो बचता है मिथाइल ब्रोमाइड, ये क्या है, फ्यूमिगेंट्स है, एकमात्र जो है फ्यूमिगेंट्स, ये फ्यूमिगेंट है, ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड्स। ठीक, केमिकल विच इज़ यूज टू किल द माइट्स, माइट्स को किल करने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं हम, एक्रीसाइड। ठीक है, एक्रीसाइड यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्रीडी फैमिली का है तो एक्रीसाइड यूज़ करते हैं, एक्री का मतलब भी होता है माइट्स। टैंक कैपेसिटी हाइड्रोप्यूमेटिक स्प्रे, मैंने बताया स्टार्टिंग में जो पावर स्प्रे होते हैं उनकी जो टैंक की कैपेसिटी होती है मोस्टली 1000 के आसपास, तो ये आपको मिल जाएगा 1135.5 लीटर पर हेक्टेयर। ठीक है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ पावर स्प्रे में। टाइप ऑफ पेस्टिसाइड स्प्रे यूज टू फॉर रोक क्रॉप का भी बता चुका हूँ, रोक क्रॉप में क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे यूज़ करते हैं 5 लीटर पर हेक्टेयर वाला। ठीक, फिर विच स्प्रे कैन कंप्लीटली कंट्रोल रस्ट इन लिनसीड, लिनसीड रस्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा आप यूज़ करोगे, तो वो यूज़ किया जाता है बोरेक्स। बच्चा ठीक है, बोरेक्स का यूज़ करते हैं इसको लिनसीड रस्ट को कंट्रोल करने के लिए। और मैंने पहले बताया कि जो लिनसीड रस्ट होता है वो ऑटोसियस होता है, क्या होता है, ये ऑटोसियस होता है। ठीक है, मतलब इसको केवल ओनली वन होस्ट, इसको केवल एक ही होस्ट की ज़रूरत पड़ती है पूरी लाइफ साइज निकालने के लिए, तो ये ऑटोसियस रस्ट याद करना, डायरेक्ट पूछा जाता है। लिनसीड रस्ट जो होता है वो ऑटोसियस रस्ट होता है, एक ही होस्ट की ज़रूरत होती है इसको। एल्ड्रिन इज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड, एल्ड्रिन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड, ये शायद कार्बोरिल के अंदर आता है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, याद रखना। ये क्या है, ये एल्ड्रिन जो आता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बोल सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है, कार्बनिक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला आपको देखो, ये इनऑर्गेनिक ये नहीं हो सकता, ऑयल कंपाउंड भी नहीं है, ये इमल्सिफाइंग भी नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला है। एल्ड्रिन जो है कार्बोरिल के अंदर आता है, कार्बोरिल इंसेक्टिसाइड के अंदर आता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है, सीधी सी बात। ये आप मैंने जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया उसके अंदर है ये एल्ड्रिन, और वहाँ पे लिखा हुआ है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला है, और एल्ड्रिन कार्बोरिल के अंदर आता है। पेस्टिसाइड यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर टर्माइट मैनेजमेंट, टर्माइट मैनेज के लिए जो मोस्टली आता है वो आता है क्लोरोपाइरीपास, क्लोरोपाइरीफॉस 25 इसी में आता है ये। ठीक है, ये मोस्टली यूज़ होता है टर्माइट्स के लिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है क्लोरोपाइरीफॉस, तो क्या आएगा, कार्बोफ्यूरॉन। कार्बोफ्यूरॉन 3G होता है और इसका ट्रेड नेम क्या है, फुराडॉन, फुराडॉन इसका क्या है, ट्रेड नेम है। ठीक है, मेलाथेन का साइथान है, एंडोसल्फान का क्या है मुझे पता नहीं है, देख लेना। थायोडान है, एंडोसल्फान का क्या है, थायोडान, एंडोसल्फान का ट्रेड नेम क्या है, थायोडान है। ठीक, चलिए। विच टेक्नोलॉजी इज़ एन आइडियल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज को मैनेज करने के लिए सबसे आइडियल टेक्निक क्या है, ये नीचे लिखा हुआ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ये सबसे बढ़िया है, आइडियल है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था ये।
विच नेचुरल कंपाउंड यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड एंड हर्बिसाइड, दोनों में यूज़ होता है, इंसेक्टिसाइड भी और हर्बिसाइड भी। जो कहाँ से लिया गया है, देखो लेंचोकार्पस स्पीसीज, कितनी बार आ गया है, तीसरी बार। लेंचोकार्पस स्पीसीज की रूट से बना है क्या, रेटोनॉन, ये वाला आ जाएगा रेटोनॉन, ठीक है, लेंचोकार्पस की स्पीसीज से बना है, ठीक। बंची टॉप आपको पता है शुगर केन में किसकी वजह से होता है, तो टॉप शूट बोरर की वजह से होता है। और ये डेट हर्ड बनाते हैं, जितने भी बोरर है वो क्या बनाते हैं, डेट हर्ड बनाते हैं, जितने भी बोरर है सारे। और हापर होते हैं वो क्या बनाते हैं, हापर बन बनाते हैं, हापर होते हैं वो क्या बनाते हैं, हापर बन बनाते हैं, ठीक है। चलिए कंप्यूटराइज डिजीज, इसको बस एज इट इज़ याद कर लेना। अगर आपको ये कंप्यूटराइज वाला मामला दिख जाए ना, ये हमेशा प्लांट डिजीज से रिलेटेड होता है, याद रखना। ये प्लांट डिजीज से मतलब ये एक प्रकार का मैं बोल सकता हूँ, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कंप्यूटराइज डिजीज असेसमेंट। यहाँ पर किसानों को सिखाया जाता है, या जो ट्रेनिंग होते हैं उनको सिखाया जाता है कि कंप्यूटर से आप कैसे डिजीज़ को असेस कर सकते हो, पहचान सकते हो, ये सिखाया जाता है, ये ट्रेनिंग होती है। तो ये जो ट्रेनिंग होती है उसको क्या बोला गया, मतलब कैसे सिखाया जाएगा, बोला है पीपल एस्टिमेट द डिजीज सेवरली सीरियल लीफ के लिए। तो वो क्या है, वो है डिस्ट्रेन, आसिड इसको बोलते हैं। ये देखो बहुत आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए आरयू लेवल में, पर पूछा गया कि कंप्यूटराइज डिजीज असेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैं अलग से आपको शॉर्ट नोट दे दूंगा, ठीक है, क्या क्या इसमें करते, कौन कौन सी मेथड यूज़ करते हैं। अभी डिस्ट्रेन याद रख लेना, इसको मैं अलग से दे दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन और बन जाए। अब ये पूछा है कि हु इन्वेंटेड वर्ल्ड फर्स्ट सेल्फ प्रोपेल्ड स्प्रेयर, सबसे पहले जो है ऑटो स्वचालित जो है स्प्रेयर किसने बनाया था, जो फाउंडर है किसके, हैगी मैन्युफैक्चरिंग के फाउंडर है। अब नाम ही हैगी है, अब देखो किस में हैगी मिल रहा है ऑप्शन में आपको, रे हैगी, इसने बनाया था सबसे पहले, ठीक। चलिए पायरेथ्रिन इज मेड ऑफ द 6 टॉक्सिन केमिकल एंड टुगेदर कंस्टिट्यूट इंसेक्टिव प्रॉपर्टी एक्सट्रेट फॉर्म। अब देखो क्या पूछा, पायरेथ्रिन मैं पहले बता चुका हूँ क्या है, ये नेचुरल वाला है ना, नेचुरल है, प्लांट ओरिजिन है, और ये किससे बना था, क्राइसेंथेमम से। देखो कितने क्वेश्चन आ गए उसी से। चलिए बच्चा, तो यहाँ पर आपका क्लास कंप्लीट होती है। 67 क्वेश्चन लिए मैंने, 2 पुराने और 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, कौन से, न्यूमेरिकल वाले, लगभग 70 क्वेश्चन मैंने किए। तो बच्चा मज़ा आ रहा है क्लास में, है ना, मज़ा आ रहा है तो बस कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, है ना। जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए और भी सारी चीज़ें करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।